नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। लायनहार्ट साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति थी, न केवल उस साम्राज्य में जिसकी वह सेवा करता था, बल्कि पूरे महाद्वीप की दक्षिणी सीमा पर भी, जिसमें एक महान जादूगर और दो महान योद्धा, 3 ग्रैंड योद्धा और 2 ग्रैंड जादूगर और उसके दरबार में कई दर्जन उन्नत जादूगर और योद्धा शामिल थे। और यह सब केवल उस अदालत के लिए था जिसके बारे में लोगों को सही तौर पर ही पता था। माइकल के सामने खड़ा बूढ़ा जादूगर संयोगवश उस राज्य के 2 सार्वजनिक महान जादूगरों में से एक था। एक दिन पहले राक्षसों और प्राकृतिक खजानों की तलाश में एवलॉन फॉरेस्ट में गहराई तक प्रवेश करने वाले एक साहसिक दल ने एक शक्तिशाली मानव तरंग को महसूस किया, जो दूषित प्रतीत हो रही थी, मानो वह किसी राक्षसी पंथ के सदस्यों की हो। राज्य में यह नियम था कि शैतानी पंथ के किसी भी दृश्य की सूचना दी जानी चाहिए और चुन की सूचना के महत्व के आधार पर इनाम रखा जाता था, इसलिए अधिकांश लोग बिना किसी झिझक के तुरंत सूचना देना पसंद करते थे। यही हुआ था। हालांकि ये थोड़ा दुखद था क्योंकि 5 साहसी लोगों की टीम ने और अधिक जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे केवल एक सदस्य के साथ वापस लौटे। अन्य 4 सदस्यों की बलि दे दी गई, लेकिन सबूतों की मौजूदगी और इस तथ्य के कारण कि टीम में 2 उन्नत योद्धाओं के होने के बावजूद भी वे कुचल दिए गए। राज्य के अधिकारी, जिन्हें मौखिक रूप से खबर मिलने पर इसकी पुष्टि करने में थोड़ा समय लग सकता था, तुरंत यहां दौड़ पड़े। यदि 2 उन्नत शूरवीरों वाली एक टीम सुरक्षित वापस नहीं लौट सकती थी, तो ये स्पष्ट था कि एक अधिक मजबूत टीम का चयन करना होगा, और यही कारण था कि राज्य की राजधानी से इतनी दूर एक महान जादूगर मौजूद था। मैं माइक हूँ, माइकल ने अपना नाम बताया, कम से कम उसका कुछ हिस्सा। तो मैं हूँ सर माइक, मैं ग्रैंड मेज लियान हूँ। दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं को दी गई उपाधि को देखकर माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। एक तो वह अपनी ही तारीफ कर रहा था, या दूसरा वह वाकई इतना महत्वपूर्ण था। राज्य के शूरवीरों के बारे में सुनी खबरों को याद करते हुए माइकल को लगा कि यह बाद वाला विकल्प अधिक उपयुक्त है। जैसे ही माइकल के मन में कुछ विचार कौंधे, उसने बूढ़े जादूगर को फिर से बोलते हुए सुना, क्या आप भी ड्यूक ऑफ एवरमून प्रतियोगिता के लिए यहाँ आए हैं? बूढ़ा जादूगर इस बात को लेकर काफी उत्सुक था। अपने रैंक से शुरू होने वाले सभी उच्च श्रेणी के जादूगरों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अधिक बार बाहर जाता था, भले ही उसे बुलाया न गया हो। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत सारे युवाओं को देखा था, कम से कम राज्य में जितने युवाओं की संख्या होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक, और इनमें से कुछ युवा काफी दिलचस्प थे। राजकुमारी से विवाह करने और अन्य खजानों के लिए प्रतियोगिता में शामिल होने की पहली शर्त यह थी कि व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह थी कि वह व्यक्ति उन्नत श्रेणी का योद्धा या जादूगर होना चाहिए। ये 2 ऐसी कठिन और सख्त शर्तें थीं जो कुलीन परिवारों में भी शायद ही कभी देखने को मिलती थीं। इससे बड़ी संख्या में लोग सीधे तौर पर बाहर हो गए, जिससे प्रतियोगिता केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों के लिए ही सीमित रह गई। ये स्पष्ट था कि ड्यूक को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी, या शायद वह अपनी बेटी की परवाह करता था, या शायद दोनों, और इसके पीछे कोई गुप्त मकसद भी हो सकता था। हालांकि बूढ़े जादूगर के सामने खड़ा युवक उन कुछ बेहद शक्तिशाली युवकों में से एक था जिन्हें उसने पिछले कुछ दिनों में देखा था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी हुई सामग्री खोजें। ड्यूक चतुर था, राज्य के 2 सबसे शक्तिशाली ड्यूकों में से एक होने के नाते, जो राजा के पद छोड़ने के बाद और अधिक शक्ति चाहता था, वह इस अवसर का उपयोग अपने परिवार के लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। कौन सी सामान्य शक्ति 25 वर्ष से कम आयु के योद्धा या जादूगर को विकसित कर सकती है? किसी आम आदमी के लिए बिना किसी समर्थन के यह उपलब्धि हासिल करना लगभग असंभव था, और अगर वह गलती से भी ऐसे किसी व्यक्ति से उलझ जाता तो चीजों को अपने हिसाब से ढालना और उसे रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं था। शुरू से ही यह प्रतियोगिता कभी भी निष्पक्ष नहीं थी। अधिकांश लोगों को ये बात समझ आ गई थी, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये बात समझ नहीं आई थी। अपने सामने बैठे बूढ़े जादूगर की बातें सुनकर माइकल ने तुरंत जवाब दिया, मैं यहाँ एक बार कोशिश करने आया हूँ। हालांकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए प्रतियोगिता स्थल तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल है, माइकल ने कहा। उसने बार में काफी कुछ सुना था, और उसने ये भी सुना था कि एक ड्यूक अपनी बेटी के हाथ से शादी करने की प्रतियोगिता आयोजित कर रहा था, और इसी तरह की बातें हो रही थी, और राज्य के बाहर के अन्य लोग भी इससे आकर्षित हो रहे थे। और तकनीकी रूप से हालांकि वह प्रतियोगिता के प्रति आकर्षित या इच्छुक नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में उत्सुक था। और हाँ, वह वास्तव में इस जगह का मूल निवासी नहीं था, इसलिए तकनीकी रूप से वह झूठ नहीं बोल रहा था, सिवाय उस हिस्से के जिसमें उसने कहा था कि वह इसे आजमाना चाहता था। माइकल का जवाब सुनकर जादूगर के होंठ फड़क उठे। चूंकि ड्यूक को सिंहासन में स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि संकट के इन समयों में प्राप्त की जा सकने वाली शक्ति से कहीं अधिक शक्ति में दिलचस्पी थी, इसलिए सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे अन्य राजकुमार उनकी बेटी के पीछे पड़े थे, और वे निश्चित रूप से केवल कोशिश करने के लिए इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े जादूगर को लगा कि यह बात तर्कसंगत है। एक 20 वर्षीय महान जादूगर, उसमें इतनी अकड़ थी कि वह प्रतियोगिता को मनोरंजन समझता था। हालांकि ये युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति दुनियादारी के मामलों में थोड़ा धीमा प्रतीत होता था। शायद यह उसका पहला वास्तविक बाहरी अनुभव है, बूढ़े जादूगर ने सोचा। और तकनीकी रूप से वह गलत नहीं था। आज रात वास्तव में माइकल का अपनी जन्मभूमि में घूमने का पहला अनुभव था। कम से कम अपनी सभ्यता में तो ऐसा ही है। तारांकन 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 तारांकन। दोनों के बीच बातचीत समाप्त ही हुई थी कि एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया।
बूढ़ा जादूगर जाने से पहले आखिरी बात कहने ही वाला था कि अचानक वह और माइकल एक खास दिशा में देखने के लिए मुड़ गए। यह क्या है? माइकल ने थोड़ा गंभीर भाव से सोचा, जबकि उससे कुछ ही दूरी पर स्थित बूढ़े जादूगर के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। उनसे कुछ दूरी पर वे अव्यवस्थित तरीके से जादू के प्रयोग को महसूस कर सकते थे। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो अराजक ऊर्जा का एक विशाल समूह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा हो। बूढ़े जादूगर ने माइकल की ओर मुड़कर देखा और बोला। उनका लहजा गंभीर और संजीदा था। अगली बार मिलते हैं श्री माइक, मैं पहले जा रहा हूं, जादूगर ने कहा। माइकल के बोलते ही उसने देखा कि जादूगर ने एक उंगली उठाए और अपनी छड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। माइकल ने हवा में उंगली हिलाते हुए एक जादुई घेरा बनाया और देखा कि फैली हुई छड़ी के ऊपर अचानक कहीं से एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। अगर माइकल ने छड़ी के शरीर पर उभरती नसों को चमकते हुए न देखा होता तो वह सचमुच ये सोच लेता कि वे जादुई घेरे अचानक हवा से प्रकट हो गए हैं। तो क्या इशारों से जादुई घेरे बनाने की प्रथा को खत्म करना संभव है? सामने जो कुछ भी हो रहा था उसके बावजूद माइकल को नहीं पता था कि उसका संदेह सही था या नहीं। यहाँ तक कि उसकी भंडारण अंगूठी में मौजूद मानव जादूगर भी अत्यंत तीव्र गति से मंत्रों का उच्चारण करने के बावजूद माइकल को यकीन था कि उसने दूसरे पक्ष को मंत्रों के लिए हाथ के इशारों का उपयोग करते हुए पकड़ लिया था। लेकिन उसके सामने खड़ा बूढ़ा जादूगर, एक तो जादूगर अभी भी एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर हवा में प्रकट होने वाले जादुई घेरे बूढ़े जादूगर के हाथ की धुंधली गति से भी तेजी से बन रहे थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में हाथ से जादुई घेरे बनाने की प्रथा शायद खत्म हो जाएगी? फिर एक जादूगर के लिए चपलता का क्या उपयोग होगा? सिर्फ चकमा देने के लिए? माइकल को लगा कि उसका संदेह बिल्कुल सही हो सकता है। शायद शुरुआत में चपलता ने मंत्र उच्चारण में मदद की, लेकिन बाद के चरणों में इसने एक जादूगर की उत्तरजीविता में अधिक योगदान दिया। हालांकि जादूगरों ने भारी क्षति पहुंचाई, फिर भी उसके सामने मौजूद जादूगर द्वारा उसी स्तर पर तेजी से मंत्र उच्चारण करने में भी कम से कम 1 सेकंड का समय लगा। अब फ्यूचर एड्स, किसी खास परिस्थिति में एक पल में बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि माइकल के दिमाग में पल भर में कई विचार कौंध गए, लेकिन उसकी निगाहें बूढ़े जादूगर की हरकतों से हटी नहीं। जादुई घेरे बनते ही, जो कि मुश्किल से 1 सेकंड का समय था, वे टुकड़ों में बिखर गए और बूढ़े जादूगर के शरीर को घेर लिया, जिससे वह किसी प्रकार की आभा से ढक गया। इसके तुरंत बाद जादूगर का शरीर तैरने लगा और एक नजर डालने के बाद वह पलक झपकते ही आकाश में गायब हो गया। यह दृश्य देखकर माइकल को गहरा सदमा लगा। हालांकि इससे वह भ्रमित भी हो गया। क्या इस दुनिया के जादूगर ऑरोरा की तरह स्वाभाविक रूप से उड़ नहीं सकते? माइकल ने आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि एक पल बाद ही उसने वह विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। वास्तविक दुनिया में उसने जिस एकमात्र उड़ने वाले अलौकिक प्राणी का सामना किया था वह ब्रांड था, जिसके बारे में उसे संदेह था कि वह राजा श्रेणी का साधक था। दूसरे पक्ष की उड़ने की सहजता का यह मतलब नहीं था कि उससे निचले दर्जे के अलौकिक प्राणी भी स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकते थे। उन्हें अभी भी वास्तविक दुनिया में और अधिक अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों को देखने की आवश्यकता थी ताकि वे उनकी शक्ति प्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकें। वास्तविक दुनिया में शक्ति प्राप्त करने और विकास करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके उत्पत्ति देश से आए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वे तरीके शायद लागू नहीं होते थे, कम से कम उस क्षेत्र में तो नहीं जहां माइकल वर्तमान में था। यह अप्रत्याशित नहीं था। उत्पत्ति की भूमि विशाल थी और कहा जाता था कि वहां कई महाद्वीप थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी प्रथाएं और इतिहास थे। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों को जाने। वास्तविक दुनिया में दो लोग वर्षों तक एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, फिर भी उत्पत्ति की भूमि में वे एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं हो सकते। कम से कम माइकल ने उत्पत्ति की भूमि में यही पढ़ा था, लेकिन उसका एक हिस्सा कुछ हद तक इस पर विश्वास करता था। बूढ़े जादूगर को अपनी जगह से हवा में और दूर जाते हुए देखकर माइकल ने कुछ ही क्षणों के लिए सोचा, फिर उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। मैं बस एक बार देख लूंगा और फिर चला जाऊंगा की मानसिकता के साथ माइकल जादूगर के पीछे भागा, या यूं कहें कि बूढ़े जादूगर के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वे दोनों अराजक ऊर्जा और जादू के विशाल समूह की दिशा में बढ़ रहे थे। जादूगर के पीछे पीछे चलते हुए माइकल ने यह सुनिश्चित किया कि वह खुद को छिपाए रखे और खुलेआम खुद को उजागर न करे। उसे नहीं लगा था कि यह बात उस बूढ़े जादूगर की समझ से बच पाएगी, क्योंकि वह अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए किसी भी तरह की गहन कला का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यह महज एक अवचेतन क्रिया थी जो व्यक्ति तब करता था जब उसे पता होता था कि वह कुछ ऐसा कर रहा है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि माइकल जादूगर के साथ क्यों नहीं उड़ा, उसके पीछे एक कारण था। हालांकि वह अभी उड़ नहीं सकता था, माइकल के पास एक ऐसा अमर प्राणी था जो उड़ सकता था, लेकिन उस अमर प्राणी की पहचान के कारण ही वह बूढ़े जादूगर के सामने उसका खुलासा करने को तैयार नहीं था। एक तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी उससे परिचित हो चुकी थी और माइकल उस जान पहचान को खोना नहीं चाहता था। यह उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह मूल भूमि में उनका पहला संपर्क था और एक ऐसा संपर्क जो संभवतः इस दुनिया में उनके एकीकरण को गति देगा। अब फ्यूचर एड्स, उत्पत्ति की भूमि के इस हिस्से में मरे हुओं को कैसे देखा जाता है, इस बारे में जानकारी की कमी के कारण माइकल जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उस बूढ़े जादूगर जैसे महान इंद्रियों वाले व्यक्ति के लिए, जिसने शुरू में उसके द्वारा इसे प्रकट किए बिना ही उसकी आभा की विशिष्टता को महसूस कर लिया था, ये सोचना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था कि इस मरे हुए प्राणी की उपस्थिति उसके शरीर में जीवन की कमी के संकेतों को छिपाने में सक्षम होगी। भले ही वह ये बता सकता था कि किस शरीर में जीवन है और किस में नहीं, लेकिन उस बूढ़े जादूगर के साथ, जिसके पास दशकों का अनुभव होने का दावा करने को था, माइकल अनावश्यक रूप से कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। फिलहाल अगर जरूरत पड़ी, अगर उसे लड़ने की जरूरत पड़ी, तो कुछ समय के लिए भाला चलाने वाले की भूमिका निभाने में उसे कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन अगर उसे सचमुच किसी मरे हुए व्यक्ति को बुलाने की जरूरत पड़ती, तो माइकल को दूसरों की राय की परवाह नहीं थी, अगर उसकी जान खतरे में हो।
मेजलियान और माइकल को उस स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां से उन्हें अराजक माना ऊर्जा का विशाल भंडार महसूस हो रहा था, और वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। मेजलियान का सदमा पूरी तरह से उनके सामने के दृश्य से उत्पन्न हुआ था, जबकि माइकल का सदमा भय से उत्पन्न हुआ था। उसके अवचेतन मन में गहराई से दबी हुई एक दर्दनाक घटना क्षण भर के लिए सामने आई। हालांकि वह पास नहीं था और थोड़ी दूर था, माइकल देख सकता था कि बड़ी संख्या में राक्षस कवच पहने हुए 20 लोगों के एक समूह पर हमला कर रहे थे। उनकी गतिविधियों और लड़ने की शैली के आधार पर माइकल ने अनुमान लगाया कि उसके अनुभव के आधार पर उसकी दुनिया की तुलना में वे सभी पुरुष संभवतः कुलीन श्रेणी रैंक 2 के महामानव थे। हालांकि जिन राक्षसों से उन्होंने लड़ाई की वे सभी शुरुआती कमांडर रैंक के प्राणी प्रतीत होते थे, जो न केवल समूह में कई लोगों से अधिक शक्तिशाली थे बल्कि संख्या में भी उनसे कहीं अधिक थे। अगर जादू का इस्तेमाल न होता, जिसे माइकल कम कवच वाले कपड़े पहने हुए उन लोगों से देख सकता था जो जादू का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर इन लोगों को हटा दिया जाता तो कुछ ही मिनटों में समूह आधे से भी कम रह जाता। हालांकि इससे मेजलियान और माइकल दोनों को झटका नहीं लगा। उन्हें तो राक्षस, या यूं कहें कि राक्षसों का रूप देखकर झटका लगा। उन सभी राक्षसों के शरीर से लताएं निकली हुई थीं, जिससे वे बेहद विचित्र और गलत दिख रहे थे। अजीब नहीं बल्कि गलत दिखने वाले। पहली नजर में ये डरावना लग रहा था। यदि मेजलियान नीचे के दृश्य को देखकर चौंक गई थी, तो माइकल को अपने सामने के दृश्य को देखकर थोड़ा डर महसूस हुआ। ये राक्षसों का डर नहीं था, हालांकि वे संभालने में मुश्किल लग रहे थे, लेकिन अगर माइकल को अपने मरे हुए साथियों के साथ उनके साथ अकेला छोड़ दिया जाता तो उसे नहीं लगता था कि उन्हें खत्म करने में ज्यादा समय लगेगा। जिस चीज ने उसे भयभीत किया वह राक्षसों के शरीर से निकलती हुई लताएं थीं। इससे उसे तुरंत उस राक्षस की याद आ गई जिसने मूल भूमि में उसके प्रारंभिक स्थान के रूप में कार्य करने वाले खंडहरों में स्थित काले टावर में लगभग उसकी जान ले ली थी। जब माइकल दूर से ये दृश्य देख रहा था तो उसने हवा में मौजूद जादूगर लियान को अपने शरीर से भारी मात्रा में माना ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए देखा। माइकल तुरंत समझ गया कि दूसरा पक्ष जादू करने वाला है और वह कोई कमजोर जादू नहीं होगा। आकाश में विराजमान बूढ़े जादूगर के चारों ओर कई जादुई घेरे प्रकट हुए। एक पल के लिए माइकल को लगा कि जादुई घेरों की संरचना कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और यह ठीक वैसा ही था जैसा उसने जादुई घेरों के सक्रिय होने पर उनके प्रभाव को देखकर सोचा था। अग्नि भला, नीचे उतरो। आसपास के इलाके में एक धीमी गर्जना गूंजी और माइकल ने देखा कि भाले के आकार की आग की कतारें नीचे मौजूद राक्षसों पर गिर रही थीं। इसके तुरंत बाद धमाकों की आवाज सुनाई दी। ताकतवर। मेजलियान के जादू के प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए माइकल के पास केवल यही एक शब्द था। उसने अपने मरे हुए जादूगर से पहले भी फायर स्पीयर देखा था, लेकिन वह जादूगर ज्यादा से ज्यादा 2 ही स्पीयर बना सकता था। इसके विपरीत मेजलियान ने बड़ी आसानी से कई को बुला लिया। उनकी निपुणता का स्तर उन्नत होना चाहिए, शायद पूर्णता के करीब भी, माइकल ने अनुमान लगाया। उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था कि पूर्ण निपुणता कैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने इसे स्वयं कभी नहीं देखा था। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि पूर्ण निपुणता प्राप्त होने पर एक मंत्र में परिवर्तन होता है, जिससे उसके प्रभाव में काफी वृद्धि होती है। हालांकि मेजलियान का जादू निस्संदेह कुशल था, लेकिन उसमें परिवर्तनकारी गुणवत्ता का अभाव था, जिसके कारण माइकल का मानना था कि यह उन्नत स्तर का था, या फिर वह मंत्र स्वयं ही इतनी उच्च श्रेणी का था कि ऐसा प्रतीत होता था कि उस पर वास्तव में जितनी महारत हासिल थी उससे कहीं अधिक उच्च स्तर पर महारत हासिल कर ली गई है। इतनी शक्ति के बल पर जादूगर लियान के लिए कमजोर राक्षसों का सफाया करना सहज था, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। हालांकि उनके जादू का जंगल पर बुरा असर पड़ा, जिससे तबाही मच गई। जैसे ही मेजलियान धीरे धीरे हवा से नीचे उतरी, माइकल ने छिपने की जगह से बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। जादूगर ने उसकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की शत्रुता नहीं थी, जिससे माइकल को कुछ राहत मिली और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी मिला। शुरू में तो उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के बाद अकेले रहने की योजना बनाई थी, लेकिन मारे गए राक्षसों पर उन परिचित काले तंतुओं को देखकर वह बेचैन हो गया। इससे वह असहज हो गया। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसे लगभग यकीन था कि वे उस राक्षस से जुड़े हुए थे। क्या उसने अनजाने में ही किसी बहुत खतरनाक चीज को जन्म दे दिया था? हालांकि हाल के दिनों में वह अधिक आत्मसचेत हो गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अपने पुराने मूल्यों को त्याग दिया था। जैसे ही वह 20 शूरवीरों के करीब पहुंचा, जिनमें से कई मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, उसके तेज कानों ने जादूगर लियान की उनमें से एक के साथ बातचीत सुनी, जो उनका नेता प्रतीत हो रहा था। यहाँ क्या हुआ? क्या तुमने उस राक्षस को पकड़ा जिसने साहसी दल पर हमला किया था? क्या वही इस सब के लिए जिम्मेदार था? मेजलियान ने तेजी से सवाल किए। सीधे खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे योद्धा ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। लॉर्ड लियान, हमने उस राक्षस को देखा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उनकी आवाज लड़खड़ा गई, और इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, उनका शरीर जवाब दे गया और वे गिर पड़े। मेजलियान ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उससे और कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसकी नजर एक दूसरे योद्धा पर पड़ी, जो उतना ही थका हुआ लग रहा था, लेकिन अभी भी खड़ा था। मुझे बताओ क्या हुआ? जी हाँ महाराज, शूरवीर ने उत्तर दिया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से थका हुआ था, फिर भी वह कुछ सेकंड के लिए सांस लेने में कामयाब रहा। चाहे ये संक्षिप्त विराम हो या इस बार मेजलियान का अधिक संयमित दृष्टिकोण नई घटित हुई हर बात का वर्णन करने में सक्षम था। माइकल, जो अब 20 शूरवीरों की स्पष्ट दृष्टि में खड़ा था, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। पब फ्यूचर एड्स। उनमें से कुछ लोग उसे संदेह की नजर से देखते थे, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, संभवतः इसलिए क्योंकि मेजलियान ने उसकी उपस्थिति पर असहमति का कोई संकेत नहीं दिखाया था। नाइट्स पर डिटेक्ट का इस्तेमाल करने के अलावा माइकल ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय मेजलियान की बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। शूरवीरों का स्तर 16 से 19 के बीच था, और जिस पहले शूरवीर से मेजलियान ने बात की थी, उसका स्तर 22 था।
डिटेक्ट नामक टूल से उनके नामों की जांच करके माइकल ने पुष्टि की कि पहला शूरवीर वास्तव में समूह का नेता था। नहीं, वहां सिर्फ 20 आदमी नहीं थे। मूल रूप से वे 50 लोगों की सेना थे। उपस्थित 20 लोग मात्र बचे हुए लोग थे। दूसरे योद्धा के अनुसार उनका मिशन एक विशेष राक्षस का शिकार करना था, एक ऐसा राक्षस जो इतना शक्तिशाली था कि राजधानी से एक टीम को भेजना उचित था। यह एक ऐसा खतरा था जिसे अधिकांश लोग संभाल नहीं सकते थे और इस खतरे की तलाश में उनकी यात्रा उन्हें राज्य के केंद्र से इतनी दूर ले आई थी। एवलॉन फॉरेस्ट लायनहॉट किंगडम में एक अनोखा स्थान था। एक तो इसका अंत किसी ने कभी नहीं देखा था, या यूं कहें कि केवल ग्रैंड मेज या ग्रैंड नाइट के स्तर के लोगों ने ही इसे देखा होगा। केवल ऐसे ही मजबूत इरादों वाले व्यक्ति ही इसकी अज्ञात गहराइयों में जाने का साहस कर सकते हैं। हालांकि इसी रहस्य के कारण ये जंगल साहसी लोगों के बीच प्रसिद्ध था। इसकी गहराइयों में शक्तिशाली राक्षस दुर्लभ नहीं थे और जितना गहरा कोई जाता था वे उतने ही शक्तिशाली होते जाते थे। अपनी ताकत पर भरोसा रखने वाले या इन जानवरों के शरीर में छिपे खजाने की तलाश करने वाले लोग अक्सर जंगल में घुस जाते थे, जिससे ये साहसी और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया था। अपनी खूबसूरती के बावजूद ब्लैकस्टोन टाउन के पास का प्रवेश द्वार काफी हद तक अलोकप्रिय रहा। कस्बे की दूरस्थ और अविकसित स्थिति साहसी लोगों को आकर्षित करने में बहुत कम सहायक थी, खासकर इसलिए क्योंकि एवलॉन फॉरेस्ट दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसमें राज्य भर में प्रवेश के कई बिंदु थे। कोई खास विशेषता न होने के कारण ब्लैकस्टोन टाउन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। राजधानी में इतने लंबे समय तक रहने के बाद इस पिछड़े शहर में और अधिक समय तक रुकना न चाहते हुए 50 शूरवीरों ने अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हुए बिना समय बर्बाद किए अपने लक्ष्य की तलाश में जंगल में धावा बोल दिया। और उन्हें वह मिल गया, एक विशालकाय मानवाकार राक्षस जो काले रंग की लहराती हुई तंतुओं से ढका हुआ है। दूर से भी उससे निकलने वाली आभा ने उनके दिलों को कपकपा दिया। यह उनके द्वारा अब तक महसूस की गई किसी भी चीज से बदतर था, यहाँ तक कि उन महान जादूगरों या शूरवीरों की उपस्थिति से भी अधिक भयावह था जिनका सामना उन्होंने पहले किया था। उन्हें सहज ही एहसास हो गया था कि यह ऐसा राक्षस नहीं है जिससे वे निपट सके। यहाँ तक कि उनके साथ आए महान जादूगर का भी कोई चांस नहीं था। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते राक्षस मुड़ गया। एक तीखी चीख ने उनके संकल्प को चकनाचूर कर दिया। उन्हें चक्कर आने लगे, लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। जो बात उन्हें वास्तव में भयभीत कर गई वह ये थी कि उनके अपने ही लगभग 1/4 सैनिक अचानक दर्द से चीखने लगे और उनके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में विश्वासघात झलक रहा था, हथियार तपे हुए थे। फिर मानो उस भयानक चीख से प्रेरित होकर राक्षस हर दिशा से उमड़ पड़े और लगातार हमला करते रहे। सौभाग्यवश उस विशालकाय जीव ने उन पर सीधे हमला नहीं किया। फिर भी उसके द्वारा मचाई गई तबाही इतनी भयानक थी कि वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। नहीं, अगर महान जादूगर समय पर नहीं पहुंचता तो वे सब नष्ट हो जाते। फिर भी मदद पहुंचने से पहले राज्य के शूरवीरों का इतनी देर तक डटे रहना उनकी ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। माइकल और मैजलियान चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर उदासी और गंभीरता छाई हुई थी, क्योंकि दूसरे नाइट ने उस भयानक सपने का वर्णन किया जिससे वे बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। माइकल के मन में भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा था, चिंता, भय, घबराहट। उसे नहीं पता था कि वह हर भावना में कितनी देर तक डूबा रहा, लेकिन उसने उन सभी को महसूस किया। उस राक्षस को तबाही मचाने के लिए सीधे हमला करने की भी जरूरत नहीं है, और वह न केवल अपने मूल स्थान से हट गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसे लाशों की भी जरूरत है, क्योंकि अगर शूरवीर की बात सच है तो जब भी उनमें से कोई मरता राक्षस उसकी लाश को उठाकर ले जाता। इंतजार। माइकल और मेजलियान की आंखें उस समय चौड़ी हो गईं जब उन्हें एक ही समय में इस बात का एहसास हुआ। अगर उस राक्षस के चेले हमेशा मृतकों को वापस लाते थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब भी देख रहा था? दूर से भी इसे ठीक ठीक पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही यह विचार मन में आया, एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। उनका दिल बैठ गया। सहज रूप से उन्होंने अपनी निगाहें आकाश की ओर उठाईं और उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ऊपर विशालकाय जीवों का एक झुंड मंडरा रहा था, जिसने आकाश को ढक लिया था। वह विशाल काला तंबूदार राक्षस कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इससे जरा भी राहत नहीं मिली। दर्जनों नहीं, सैकड़ों बाज जैसे जानवर ऊपर चक्कर लगा रहे थे, जिनमें से प्रत्येक से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो प्रथम योद्धा की अपनी शक्ति के खतरनाक रूप से करीब थी। और उन सभी में एक ही परेशान करने वाली विशेषता थी, उनके शरीर पर काले तंतु रेंग रहे थे। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आगे बढ़े। एक नजर ही इसकी पुष्टि करने के लिए काफी थी। ये जीव उन राक्षसों से बिल्कुल अलग नहीं थे जिन्हें जादूगरनी लियान ने अभी अभी मारा था। सर माइक, मेजलियान की हड़बड़ी भरी आवाज ने माइकल को उसके सदमे से बाहर निकाल दिया। कृपया इन लोगों को जंगल से बाहर निकालने में मेरी सहायता करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राज्य आपको भरपूर इनाम देगा। उनकी गंभीर आवाज में वजन था, लेकिन थके हुए शूरवीरों को वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उन्होंने सबसे पहले माइकल से मदद मांगी थी। हालांकि वे ये तो समझ सकते थे कि माइकल साधारण नहीं था, लेकिन उन्हें ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि उनसे कम से कम 5 से 10 साल छोटे किसी व्यक्ति को इतनी गंभीर स्थिति में सहायता करने के लिए क्यों कहा जाएगा। आखिरकार माइकल ने शक्ति प्रदर्शन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाया था। माइकल मन ही मन मना करने ही वाला था कि वह हिचकिचा गया। क्या यह मेरे लिए इस दुनिया में घुल मिल जाने का अवसर नहीं है? लोगों की जरूरत के समय उनकी मदद करने से बेहतर विश्वास बनाने का कोई और तरीका नहीं था। अराजकता के बाद और उससे पहले भी वास्तविक दुनिया में उनके अनुभव ने उन्हें ये बात सिखा दी थी। लेकिन क्या इन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित था? इन जीवों को नियंत्रित करने वाले असली राक्षस का कोई संकेत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसपास नहीं था। अपने पिछले अनुभव से माइकल जानता था कि वह चीज सचमुच उसकी जान ले सकती है। वह हिचकिचाया और अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। हालांकि ऊपर बैठे राक्षसों ने उसके लिए फैसला कर लिया।
एक चीख के साथ ही हवा में मंडराते चील जैसे दिखने वाले सभी राक्षस हमला करने लगे। तेजी से हरकत करते हुए वे नीचे मौजूद लोगों पर झपटे। क्योंकि वे बहुत दूर थे, इसलिए माइकल चील जैसे दिखने वाले उन जीवों पर डिटेक्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन उनके आभास से वह समझ गया कि वे सभी अभी भी रैंक 1 के राक्षस थे, उनमें से कोई भी रैंक 2 के करीब नहीं था। अकेले अकेले तो उन्हें मारना मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन जब उनमें से सैकड़ों आकाश में थे तो वह दृश्य भयावह था। कहते हैं ना, चींटियां भी शेर को मार सकती हैं, जादुई जीवों के झुंड की तो बात ही छोड़िए। उसी क्षण माइकल ने अपना निर्णय ले लिया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में और भी रोमांचक अनुभवों का अन्वेषण करें। क्या ये सिर्फ उनमें से अधिकांश को जीवित रखने के साथ साथ अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में नहीं था? फिर वह ऐसा कर देता, लेकिन वह इससे आगे जाने को तैयार नहीं था। हालांकि अगर वह सचमुच इन लोगों को बचाना चाहता था तो उसे एक काम करना ही होगा, और इसका मकसद अपने कुछ मरे हुए साथियों को मदद के लिए बुलाना था। अकेले रहकर वह केवल खुद को ही खतरे में डाल रहा होगा, लेकिन उसके मरे हुए लोगों के साथ उन्हें सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक सवाल मन में बना रहा, जब उसके आसपास के लोग उसके मरे हुए रूप को देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? माइकल ने अपना फैसला लेने से पहले सिर्फ एक पल के लिए संकोच किया। अगर उनकी प्रतिक्रिया बुरी होती तो बेहतर यही था कि अभी पता चल जाए जब वह सभ्यता के बाहरी इलाके में ही है, बजाय इसके कि बाद में पता चले जब वह सभ्यता के गहरे अंदर पहुंच चुका हो। अगर कभी वह खुद को शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ पाता और उसे जादू टोना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता, जो इस क्षेत्र में वर्जित था, तो माइकल जानता था कि भविष्य में उसके आंकड़ों में स्थायी रूप से 10% की कमी आएगी। चूंकि उसने अपने बारे में थोड़ा और बताने का फैसला किया था और साथ ही लोगों के इस समूह को कुछ महसूस कराने की कोशिश की थी, कम से कम भले ही वह उसके प्रति कृतज्ञता ही क्यों न हो, इसलिए माइकल ने शुरुआत में ही पूरी ताकत लगा दी और अपने सबसे शक्तिशाली मरे हुए प्राणी लकी को बुलाया। माइकल के सामने एक जादुई घेरा प्रकट हुआ और उसमें से लकी का विशालकाय रूप प्रकट हुआ। इसके प्रकट होने के बाद जमीन से कई विशाल हरी लताएं फूट पड़ी और हवा से नीचे उतर रहे काले चीलों पर झपट पड़ी। अपने स्वामी द्वारा बुलाए जाने पर दिए गए निर्देशों के अनुसार लकी ने यह सुनिश्चित किया कि उसके आसपास मौजूद लोगों के समूह, जिसमें उसका स्वामी भी शामिल था, को कोई नुकसान न पहुंचे। जमीन से अचानक हरी लताओं के फूटने से जादूगरनी लियान समेत 20 शूरवीरों का वह समूह चौंक गया जो अभी भी होश में था। तुरंत ही वे सभी माइकल के स्थान की ओर देखने लगे। नहीं, बल्कि वे सभी माइकल के करीब खड़े उस राक्षस को घूरने लगे जिसकी उपस्थिति से उनके दिल भय से कांप उठे। मेजलियान, जिनके चेहरे पर पहले बेहद गंभीरता का भाव था, अब सदमे के भाव से भर गया था। राज्य के महाजादूगर होने के नाते यद्यपि वह जानता था कि इस संसार में उससे भी अधिक शक्तिशाली प्राणी हैं, जैसे राज्य के महान योद्धा और जादूगर, फिर भी उसने स्वयं को कभी कमजोर नहीं समझा था। या यूं कहें कि केवल कुछ ही प्राणी उसे कमजोर महसूस करा सकते थे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फिर कभी ऐसे अस्तित्व का सामना करना पड़ेगा। जब उसने माइकल से मदद मांगी थी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे एक निश्चित स्तर की शक्ति वाला व्यक्ति माना था जो सम्मान के योग्य था। कम से कम इस उम्र में उस युवक का इतनी शक्ति को संभाल पाना सम्मान के काबिल था। हालांकि भले ही माइकल ने उसे यह एहसास दिलाया कि वे युद्ध में बराबरी के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, फिर भी जादूगर लियान खुद को बहुत ऊंचा समझता था। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जो 150 साल से अधिक समय तक जीवित रहा था। कई दशकों के युद्ध से प्राप्त अनुभव ऐसी चीज नहीं थी जिसे प्रतिभा हमेशा दूर कर सके। हालांकि अब मेजलियान की आंखों के सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह शायद ही कभी अपने बराबर मानता था, और वह पहली बार अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। एक मरे हुए व्यक्ति नहीं, इससे पहले उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। आसपास के अधिक जानकार लोगों के मन में यही विचार चल रहा था। हालांकि लकी ने उन्हें अपार शक्ति का एहसास कराया, लेकिन बेहतर संवेदनशीलता वाले लोगों ने इसकी उपस्थिति से जीवन की भारी कमी महसूस की। वह मर चुका था। इस तरह के प्राणियों को अनडेड कहा जाता था, और जो लोग उन्हें नियंत्रित करते थे उन्हें नेक्रोमेंसर कहा जाता था। राज्य और पूरे साम्राज्य में मरे हुओं का उपयोग प्रतिबंधित नहीं था, बल्कि केवल उसे नापसंद किया जाता था। लेकिन जादूगरों के साथ उनकी प्रकृति के कारण अभी भी भेदभाव किया जाता था। हालांकि सभी जादूगरों में एक बात समान थी कि वे हमेशा अपने मरे हुए प्राणियों को अपने करीब रखते थे। यही समस्या थी। माइकल हमेशा अकेला रहता था, तो फिर ये मरे हुए लोग कहां से आए? वह एक सम्मना है। उनके मन में दूसरा विचार यही आया। इसे समझाने का कोई बेहतर तरीका नहीं था, और न ही इस पर विचार करने का समय था, क्योंकि वे सभी इस समय खतरे के बीच में थे। मैच की शुरुआत में सबसे पहले हारने वाली टीम मॉन्स्टर्स थी। सबसे आगे मौजूद काले बाज लकी की लताओं के कारण सबसे पहले मारे गए। हालांकि माइकल के आश्चर्य के लिए, जिसने उम्मीद की थी कि काले चील अपने साथी राक्षसों की मौत को देखकर भी आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वास्तविक दुनिया की दरारों से निकले राक्षस, ये सभी वास्तव में रुक गए और ऊपर की ओर उड़ गए। हालांकि उनमें से सभी लकी के कौशल की सीमा से बच निकलने में सक्षम नहीं थे, फिर भी उनमें से काफी संख्या में लोग बचने में कामयाब रहे। एक पल के लिए राक्षस और मनुष्य दोनों स्थिर खड़े रहे और कुछ नहीं किया। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक माइकल ने बोलना शुरू नहीं किया, जिससे उसके पक्ष के लोग सदमे से बाहर आ गए। क्या तुम वहीं बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? उनकी आवाज की तीव्रता और लहजे ने शूरवीरों के समूह और जादूगर लियान को उनकी तंद्रा से जगा दिया। अंततः होश में आने के बाद मेजलियान ने तुरंत फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जो लोग चल सकते हैं और जिनमें ताकत है, वे उन लोगों को उठाएं जो चल नहीं सकते या बेहोश हो गए हैं। हम किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे। उस बुलंद आवाज ने शूरवीरों के समूह में शक्ति का एक नया संचार कर दिया, जिन्होंने तुरंत आदेश का पालन किया। ये सब माइकल की पैनी नजरों के सामने घटित हुआ, जिसकी नजरें अभी भी आकाश में मौजूद राक्षसों पर टिकी हुई थी।
ये काले चील हैं, उन्नत स्तर के राक्षस जिनके हमले पूरी तरह से शारीरिक होते हैं। वे बड़े समूहों में रहते हैं। अगर तुम्हारा समन उन्हें रोक सकता है तो हम जंगल से भागने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैजलियान माइकल के करीब प्रकट हुई और उससे ऊपर मौजूद राक्षसों की विशेषताओं के बारे में बात करने लगी। उन्नत स्तर, सम्मन। माइकल को इन दोनों शब्दों का निहितार्थ कुछ क्षण बाद तक पूरी तरह से समझ नहीं आया। उन्नत स्तर, क्या ये दुनिया के इस हिस्से में प्राणियों की ताकत को वर्गीकृत करने का एक तरीका है? और सम्मन, क्या वे सोचते हैं कि लकी एक सम्मन है? मैजलियान द्वारा अभी अभी बोले गए दो शब्दों से माइकल इतना ही समझ पाया। हालांकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी धारणाएं सही थी या नहीं। दुर्भाग्यवश यह इन बातों पर विचार करने का समय नहीं था, इसलिए मैजलियान की बातों पर सहमति जताते हुए और हम कहते हुए माइकल ने ऊपर मौजूद राक्षसों पर अपनी निगाहें टिकाए रखी। अजीब बात यह है कि अपनी पहली हार के बाद राक्षसों के समूह ने तुरंत हमला नहीं किया, वे बस आकाश में मंडराते रहे और नीचे मौजूद लोगों के समूह को घूरते रहे। जब माइकल और 20 शूरवीरों का समूह, साथ ही जादूगरनी लियान पीछे हटने लगे तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वे आसमान में अपनी स्थिति बनाए रखे रहे। हालांकि माइकल को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह ये थी कि उसे लगातार किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, एक ऐसी निगाह जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह बेवजह ही वहम कर रहा है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि वह राक्षस शायद अभी उसे घूर रहा होगा, भले ही आसपास के वातावरण में उसके शरीर का कोई निशान न हो। इन सब बातों ने माइकल को जंगल से जल्द निकलने के लिए मजबूर कर दिया। सौभाग्यवश यही भावना बाकी लोगों की भी थी और वे सभी तेजी से पीछे हटने लगे। पहले की तरह आकाश में मौजूद प्राणियों के समूह ने उनके पीछे हटते समय उन्हें घूरने के अलावा कुछ नहीं किया। जब समूह थोड़ा और दूर चला गया तभी राक्षस दोबारा नीचे की ओर झुकते। हालांकि इस बार यह माइकल और उसके आसपास के लोगों के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर पड़े राक्षसी शवों के लिए था। अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए वे नीचे झपटे, अपने गिरे हुए साथियों के शवों को उठाया और फिर वापस आकाश में उड़ गए, जंगल में और गहराई में पीछे हट गए। ये सब कुछ माइकल की आंखों के सामने घट रहा था, जो शूरवीरों के समूह और जादूगलियान के साथ पीछे हट रहा था और उसके बगल में लकी भी था। हालांकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन माइकल को यकीन था कि ये राक्षस अपने मृत साथियों के शवों को उस राक्षस के पास ले जा रहे थे। एक तरह से इससे ये साबित हो गया कि उस रहस्यमय राक्षस को लाशों की जरूरत थी। उन्हें यह नहीं पता था कि इसका कारण क्या था। हालांकि जो भी हुआ हो, कम से कम वे भागने में कामयाब तो हुए और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जैसे ही समूह जंगल से बाहर निकला, माइकल ने लकी को वापस बुला लिया और उसे पाताल लोक में भेज दिया। हालांकि कोई नहीं रुका और वे किलेबंद बस्ती की ओर बढ़ते रहे। माइकल समूह से अलग हो सकता था, लेकिन क्या इससे उन्हें बचाने का पूरा उद्देश्य ही विफल नहीं हो जाता? माइकल ने ऐसा रवैया अपनाया जैसे वह भी उन्हीं में से एक हो और वह बस उनके साथ चल पड़ा। समूह को बस्ती के केंद्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। माइकल यहां दूसरी बार आया था और यही वह जगह भी थी जहां उसकी पहली मुलाकात मैजलियान से हुई थी। बस्ती का केंद्रीय भाग न केवल बेहतर ढंग से रखरखाव किया हुआ था, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी थे, जैसे कि माइकल के ठीक सामने स्थित प्रतिष्ठान, नगर महापौर का आवास। शहर की सभी इमारतों में से ये सबसे बड़ी और सबसे आलीशान इमारतों में से एक थी। जब माइकल ने पहली बार इसे देखा था तो उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इसका मालिक उसी रात उसकी सेवा करेगा। सचमुच कुछ चीजें बस हो जाती हैं। घायल शूरवीरों के उस समूह को देखकर, जो जाते समय मजबूत थे लेकिन वापस आकर भ्रमित हो गए थे, ब्लैकस्टोन शहर के मेयर ने राज्य के शूरवीरों की देखभाल के लिए उपलब्ध सभी कर्मचारियों को जुटाने में जरा भी संकोच नहीं किया। मैजलियान की सेवा करना स्वाभाविक था, बल्कि एक सम्मान की बात थी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी गाथा जारी रखें। हालांकि मेयर के लिए विवाद का कारण माइकल था। उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और न ही वह उसके बारे में कुछ जानता था, लेकिन जिस तरह से महान जादूगर ने उनके साथ एक समान व्यवहार किया और जिस तरह से जंगल में आए शूरवीरों ने उन्हें विस्मय से देखा, उसे देखकर नगर महापौर को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह ये नहीं जानता था और न ही कभी अनुमान लगा सकता था कि हालांकि मैजलियान माइकल को बहुत सम्मान देती थी, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि वह किसी कुलीन परिवार का बेटा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह राज्य के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के बराबर ही बलवान था। बेशक मेयर को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहां तक कि मैजलियान को भी अब भी विश्वास था कि माइकल एक कुलीन वंश से आया है, क्योंकि मजबूत समर्थन के बिना उसकी वर्तमान शक्ति का कोई मतलब नहीं होगा। दुर्भाग्यवश मैजलियान की किसी अवीकनेस से यह पहली मुलाकात थी। अगर वह माइकल के समकक्षों से मिला होता, उन लोगों से जो सक्षम थे और 2 साल पहले जागृत हो चुके थे, तो वह और भी अधिक चौंक जाता। चूंकि उपचार करने में सक्षम कोई जादूगर मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ स्वास्थ्यवर्धक औषधियां उपलब्ध थीं, इसलिए घायल शूरवीरों ने केवल अपने शरीर पर मोटे तौर पर पट्टियां बांधकर अपनी स्थिति को स्थिर किया और खुद को तत्काल संकट से दूर कर लिया। हालांकि पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें राजधानी लौटना होगा। इसके बाद केवल कुछ ही लोग शूरवीर के रूप में सेवा करना जारी रखेंगे, जिससे राज्य के लिए हताहतों की संख्या और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि इस जैसी अन्य शूरवीर टीमें भी थीं, लेकिन इन 50 बलवान पुरुषों को प्रशिक्षित करना सस्ता नहीं था। इसके अलावा हमें शायद इस बारे में राज्य के महान योद्धाओं और जादूगरों को सूचित करना होगा। ग्रैंड मैजलियान टाउन मैनर में बसने के बाद माइकल, जिसे उम्मीद थी कि उसे एक अलग कमरे में या कहीं और रखा जाएगा, अप्रत्याशित रूप से टाउन मेयर के कार्यालय में ले जाया गया, जहां वे हाल ही के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। मैजलियान और माइकल को बैठने के लिए सीटें दी गईं, जबकि मेयर मैजलियान के बगल में खड़े थे और वे सभी नाइट कैप्टन के शब्दों को सुन रहे थे, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक उपचार दर के कारण थोड़ा ठीक हो गए थे।
जब नाइट कैप्टन ने बात की तो वह थोड़ा चिंतित था, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह ऐसा कुछ न कह दे जिससे ग्रैंड मेजलियान नाराज हो जाए। आखिरकार उनके अलग अलग अलौकिक पेशे होने के बावजूद दूसरा पक्ष अभी भी उसका श्रेष्ठ था, और अगर वह उसका जीवन बर्बाद करना चाहता तो यह दांत साफ करने जितना आसान होता। ये कहना कि उन्हें किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है उन्हें आसानी से नाराज कर सकता था, जिससे नाइट कैप्टन और भी अधिक घबरा गया। सौभाग्य से मेजलियान इतनी तुच्छ नहीं थी। आप सही कह रहे हैं, हमें कम से कम उतनी शक्ति की आवश्यकता होगी। ये राक्षस केवल विशेष ही नहीं है, यह अत्यंत शक्तिशाली है। मैं अकेले इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता, जादूगर लियान ने गंभीर भाव से कहा। सच कहूं तो ये सिर्फ उसकी इज्जत बचाने की कोशिश थी। हालांकि आम इंसानों की नजरों में उन्हें ईश्वरीय क्षमताओं वाले एक महान जादूगर के रूप में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उनकी शक्ति की वास्तविक सीमा केवल जादूगर लियान और उनके साथियों को ही पता थी। वह बलवान था, लेकिन अपने पद के भीतर वह अभी भी शुरुआती दौर में ही था। फिर भी उनकी शक्ति असाधारण थी और कुछ ही लोग उनकी बराबरी कर सकते थे। हालांकि अगर उसके बगल में खड़ा वह युवक न होता तो जादूगर लियान को पूरा भरोसा था कि वह बच सकता था, लेकिन वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि चीजें उतनी ही सहजता से समाप्त होती जितनी कि उस युवक की सहायता के कारण हुई। ये सोचते हुए मेजलियान ने अपने बगल में बैठे युवक की ओर देखा, जिसके चेहरे पर चिंतनशील भाव थे। अगर यह व्यक्ति सचमुच ड्यूक ऑफ एवरमून प्रतियोगिता में शामिल होता है तो या तो वह आसानी से जीत जाएगा, या अगर उसे रोकने में सक्षम लोग हैं तो पूरे राज्य को और उससे भी आगे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। मेजलियान को उस भेड़िए की याद आने लगी जिसे उस युवक ने बुलाया था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह प्राणी कम से कम उसके जितना ही शक्तिशाली था। नहीं, वो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर माइकल को मेजलियान के विचार पता चल जाए तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि लकी अभी तक मेजलियान की तरह रैंक 2 का प्राणी नहीं था, लेकिन एक असाधारण रैंक का प्राणी होने के नाते वह उतना ही शक्तिशाली था। अगर मेजलियान अपने स्तर पर लकी की अमर शक्तियों का मुकाबला कर सकता था तो इसका मतलब केवल यही था कि दूसरा पक्ष भी अपने आप में विशेष था। अपने विशाल अनुभव के आधार पर मेजलियान ये बता सकते थे कि माइकल और लकी दोनों से निकलने वाली ऊर्जा काफी हद तक जादू टोने जैसी महसूस होती है। फिर भी एक सदी से अधिक समय तक जीवित रहने के बावजूद उन्होंने कभी किसी जादूगर को कहीं से भी अपने मरे हुए लोगों को बुलाते हुए नहीं देखा था। वे उन्हें हमेशा अपने साथ हर जगह ले जाते थे। हालांकि वह कुछ विशेष प्रकार के मृत प्राणियों के बारे में जानता था जिनका जादूगरों से कोई लेना देना नहीं था। जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर वह यही अनुमान लगा सकता था कि इसे समन के रूप में इस्तेमाल करना सबसे संभावित स्पष्टीकरण था। बहरहाल, चाहे उस युवक का जादू टोने से कोई संबंध हो या न हो, एक बात निश्चित थी, वह निस्संदेह बलवान था। क्या सर माइक कुछ कहना चाहेंगे? मेजलियान की बात सुनते ही सबकी निगाहें तुरंत माइकल की ओर मुड़ गईं। उनमें से माइकल के बारे में सबसे ज्यादा उत्सुक कस्बे का मेयर था। अपने संपर्कों के माध्यम से अपनी स्थिति सुरक्षित करने वाले व्यक्ति के रूप में उसे हर रहस्य को जानने पर गर्व था, यहाँ तक कि उनसे भी जिनसे वह कभी नहीं मिला था और शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह सर माइक कौन था जिसे मेजलियान के बराबर दर्जा दिया गया था? वह एकमात्र ऐसा मेयर नहीं था जिसे माइकल की पहचान में दिलचस्पी थी। दरअसल माइकल ने जिन सभी शूरवीरों को बचाया था वे सभी इस रहस्यमय युवक की पहचान जानने में रुचि रखते थे। दुर्भाग्यवश वे राज्य के योद्धा थे, इसलिए उनके लिए माइकल की पहचान न जानना और भी दुर्भाग्यपूर्ण था। दरअसल जिस पल किसी को भी पता चलता कि माइकल की कोई पहचान है, उसी पल से उसका पतन निश्चित हो जाता। माइकल ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें बातचीत में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्हें सुनने की अनुमति ही क्यों दी गई। हालांकि उन्होंने ही उन्हें बचाया था, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगर उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता तो कोई हैरानी की बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हालांकि माइकल असमंजस में था, लेकिन स्वभाव से खुश था। इससे उसे इस दुनिया के लोगों से परिचित होने और बेहतर ढंग से घुल मिल जाने का मौका मिला। हालांकि जिस बात ने उन्हें चिंतित किया वह थी वह पहचान जो उन्हें दी जा रही थी। उनके अवलोकन के अनुसार यह एक उपयुक्त पहचान थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी पहचान भी थी जो बाद में उनके विरुद्ध जा सकती थी। और किसी कारणवश माइकल को इस बात का प्रबल संदेह था कि ऐसा ही होगा। फिर भी चूंकि वह इस रास्ते पर कदम रख चुका था, इसलिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी उसने शुरू से ही उन्हें बता दिया था कि वह कोई महान व्यक्ति नहीं है, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं थी, है ना? मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, माइकल ने शांत स्वर में कहा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे जिम्मेदार लोगों पर छोड़ देना ही बेहतर है। मेजलियान ने जवाब में सिर हिलाकर सहमति दी। उन्हें इस जवाब की उम्मीद थी और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर माइकल बोलने का विकल्प चुनता तो भी ऐसा ही होता। घटना में उसकी भूमिका को देखते हुए उसे चर्चा में अपनी बात रखने का मौका देना अनुचित नहीं था। बेशक सुनना एक बात थी, लेकिन क्या उन्होंने उनके शब्दों पर अमल किया, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर था, जो राज्य के सच्चे नागरिक थे। ये देखकर कि कोई और बोलने वाला नहीं है, मेजलियान ने एक बार फिर बातचीत की कमान अपने हाथ में ले ली। आगे जो भी हो, हमें जल्द से जल्द राजधानी पहुंचना होगा। उस राक्षस को बेकाबू छोड़ना कई लोगों की जान ले सकता है। कम से कम इतना नजदीकी कस्बा गंभीर खतरे में है। ये शब्द सुनकर माइकल ने मेयर की ओर देखा और पाया कि वह व्यक्ति घबराकर कुछ निगल रहा था। मेजलियान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सौभाग्य से अब हमें उस प्राणी की शक्ति के बारे में अधिक जानकारी है। लायनहॉर्ट के बहादुर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मेजलियान ने नाइट कैप्टन की ओर मुड़कर देखा, जो मानो आंसू बहाने की कगार पर था। तारांकन 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 तारांकन।
काल्पनिक दुनिया में भी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रशंसा प्राप्त करना एक संतोषजनक अनुभूति थी। राज्य के अधीन वर्षों के प्रशिक्षण के बाद अधिकांश शूरवीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए मरने के विचार को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे महज कठपुतली थे। अगर उन्हें अपनी जान देनी ही पड़े तो उनमें से अधिकांश कम से कम यही चाहेंगे कि यह किसी न्यायसंगत उद्देश्य के लिए हो, एक ऐसा उद्देश्य जहां उनके बलिदान को स्वीकार किया जाए और सराहा जाए। मेज लियान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भले ही हम अपने शहीद योद्धाओं के अवशेषों को लाकर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए दफना न सके या उनके परिवारों को वह सांत्वना न दे सके जिसके वे हकदार हैं, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके शब्दों में गहराई थी और नाइट कैप्टन धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने सलामी देने से पहले अपनी मुद्रा सीधी की और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए जान देना हमारा कर्तव्य है, महोदय। मुझे यकीन है कि ऊपर बैठे मेरे भाई भी मुझसे सहमत होंगे। हाँ। मेज लियान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हम वापस जाओ और आराम करो। अपने बाकी साथियों को शांत करने की कोशिश करो। हम कल सुबह तड़के निकलेंगे, इसलिए इस समय का उपयोग अपनी ताकत वापस पाने के लिए करो। सच कहें तो मेज लियान तुरंत निकलना चाहती थी, लेकिन रात काफी हो चुकी थी और अगर यात्रा के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती तो अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। आराम करना, ताकत जुटाना और सूर्योदय के समय यात्रा करना अधिक सुरक्षित था। नाइट कैप्टन को विदा करने के बाद मेज लियान मेयर की ओर मुड़ी, जो अब थोड़ा सिर झुकाए सम्मानपूर्वक खड़े थे। महान जादूगर महापौर हिचकिचाए, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहें। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, मेज लियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस बात से चिंतित हैं कि वह राक्षस इस कस्बे के बहुत करीब आ गया है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वह जीव जंगल नहीं छोड़ेगा, कम से कम अभी तो नहीं। फिर भी सतर्क रहें। सच कहें तो मेज लियान केवल अनुमान लगा रही थी। किसी कारणवश उसे ऐसा लग रहा था कि आज रात उसने बहुत झूठ बोला है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियां पढ़ें। हालांकि उनके अपने अवलोकन और शूरवीरों की रिपोर्टों के आधार पर राक्षस जंगल छोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, या शायद यह एवलॉन फॉरेस्ट के भीतरी क्षेत्रों को छोड़ ही नहीं सका। जो भी हो, यह अच्छी खबर थी न केवल उसके लिए, क्योंकि उसे उस प्राणी का सामना करने का कोई आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि राक्षस अंततः जंगल छोड़कर नहीं चला जाएगा। यह भी संभव था कि वह अपने साथियों को हमला करने के लिए भेज दे। दोनों ही स्थिति में सतर्क रहना ही एकमात्र तार्किक उपाय था। महापौर ये जानते हुए कि वह इस स्थिति के बारे में कुछ खास नहीं कर सकते, केवल सहमति में सिर हिला सकते थे। बातचीत समाप्त होने पर उसने मेज लियान और माइकल दोनों को रात के लिए उनके कमरों तक छोड़ने की पेशकश की। माइकल ने मना नहीं किया, जब तक कि वह जंगल में वापस नहीं जाना चाहता था, जो कि वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था। महापौर के आवास के भीतर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। वहां कई बलवान व्यक्ति तैनात थे, जिससे वह विश्राम करने के लिए काफी सुरक्षित स्थान बन गया था। जहां तक जंगल में छूटे उसके मरे हुए साथियों का सवाल है, माइकल ने मूल भूमि में सूर्योदय के दौरान उस समस्या को हल करने की योजना बनाई थी। फिलहाल उसका रात में बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उसकी दृष्टि आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। अपने लिए निर्धारित कमरे में प्रवेश करने और महापौर को धन्यवाद देने के बाद, जिन्होंने बार बार जोर देकर कहा कि यह उनका सम्मान है, माइकल ने दरवाजा बंद कर दिया। ये कमरा महापौर के आवास में स्थित कई अतिथि कक्षों में से एक था। मेयर की हैसियत को देखते हुए उनके घर में रहने की अनुमति पाने वाला कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए था, और कमरे का डिजाइन इसी बात को दर्शाता था। यह बिस्तर माइकल के पास वास्तविक दुनिया में मौजूद किसी भी बिस्तर से कहीं अधिक चौड़ा था, हालांकि इसके आराम का स्तर अज्ञात रहा। हालांकि वह तुरंत लेट नहीं गया, शायद अपनी वर्तमान गंदी शक्ल के कारण या किसी अन्य कारण से। इसके बजाय उन्होंने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठना बेहतर समझा और पिछले कुछ घंटों की घटनाओं को याद करते हुए अपने विचारों को इकट्ठा किया। एक तो वह अंततः अपने मूल देश के भीतर एक सभ्य बस्ती में पहुंच गया था। अब उसके लिए बर्बर शैली में जीवित रहने का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अब उनकी सबसे बड़ी बाधा ज्ञान की कमी थी। भाषा की बाधा न होना ही इस दुनिया में सहजता से घुल मिल जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत होता था कि वह सही राह पर था। फिर जंगल के भीतर गहराई में एक राक्षस था। हालांकि माइकल ने अभी तक इसका आमने सामने सामना नहीं किया था और अपनी वर्तमान ताकत को देखते हुए उसकी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। फिर भी उसे लगभग यकीन था कि शूरवीरों की टुकड़ी की मौत के लिए जिम्मेदार प्राणी वही सत्ता थी जिसका सामना उसने उस खंडहर में किया था। लगता है मैंने कुछ भयानक चीज को जन्म दे दिया है, लेकिन कम से कम हम इसके बारे में कुछ बातों की पुष्टि तो कर सकते हैं। उसने अब तक जो कुछ भी जाना था उसे सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। यह एक विशालकाय प्राणी था जिस पर वैसे ही भयानक तंतुमय अंग लगे हुए थे जैसे उसने वश में किए गए राक्षसों पर देखे थे। 2 इसमें राक्षसों को नियंत्रित करने की क्षमता थी, नहीं केवल राक्षसों को ही नहीं बल्कि मनुष्यों को भी। और यह नियंत्रण केवल हेरफेर का साधन नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था कि यह हत्या करने के इसके प्राथमिक तरीकों में से एक था। फिर असली सवाल सामने आए, ये वास्तव में क्या है, इसका इतिहास क्या था और उस खंडहर से इसका क्या संबंध था। इसकी मानसिक नियंत्रण क्षमता की सीमाएं क्या है, इसका विरोध करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना शक्तिशाली होना आवश्यक था, और यह एक साथ कितने जीवों को नियंत्रित कर सकता था। माइकल को नियंत्रित जानवर के साथ अपनी पहली मुठभेड़ और फिर उसके प्रभाव में हवा में तैरते सैकड़ों राक्षसों की याद आई। अगर कोई सीमा थी भी तो वह निश्चित रूप से कम नहीं थी। मेज लियान जैसे व्यक्ति के लिए ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण थे, एक राज्य के प्रति उनके कर्तव्य के कारण और दूसरा उसकी प्रजा के लिए संभावित खतरे के कारण। माइकल के लिए यह मामला कहीं अधिक व्यक्तिगत था।
फिर एक और सवाल था, क्या वह राक्षस जंगल से बाहर निकल सकता है? मैजलियान के लिए इस सवाल का जवाब ही ये तय करता था कि आसपास की बस्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं। माइकल के लिए बाहरी दुनिया में हुई प्रलय के विपरीत जो उसके नियंत्रण से परे थी, यह आपदा पूरी तरह से उसी की देन थी। इस प्राणी के कारण हुई मौतों के लिए वह काफी हद तक जिम्मेदार था। आखिरकार अगर वह न होता तो ये टावर से बाहर नहीं निकल पाता। माइकल को जिम्मेदारी का एहसास हुआ और साथ ही अपराधबोध भी हुआ। राक्षस से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के अलावा वह चाहता था कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो जाए। काश मैं अपनी जान जोखिम में डाले बिना उस राक्षस के स्तर का पता लगा पाता। इसकी ताकत का पता चलने से उसे बहुत जरूरी फायदा मिलेगा। एक तो इससे उसे अधिक गहन तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे उसकी योजना में संभावित कमियों को कम किया जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा मेयर के कार्यालय में उनके मन में एक और विचार आया था, एक ऐसा विचार जो उन्हें अधिक शक्ति प्राप्त करने का एक अचूक तरीका प्रदान कर सकता था। उनकी प्रतिभा के विकास की क्षमता सीधे तौर पर उन जीवों की ताकत से जुड़ी हुई थी जिनका उन्होंने विकास किया था। विकास से पहले कोई प्राणी जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता था। माइकल के पास एक सिद्धांत था, क्या होगा यदि उसने केवल उन्हीं जीवों का विकास किया हो जो अपनी पूरी क्षमता के चरम पर हो। उदाहरण के लिए वह एक गोब्लिन को ले सकता था जिसे वह अपनी इच्छा से बुला और हटा सकता था और उसे हॉबगोब्लिन में विकसित कर सकता था। फिर इसे स्तर 14 तक बढ़ाकर, जो सामान्य श्रेणी के प्राणियों के लिए ऊपरी सीमा है, वह इसे फिर से एक दुर्लभ श्रेणी के प्राणी में विकसित कर सकता था। केवल यही बात इसे एक सितारा दुर्लभ श्रेणी के प्राणी की सीमा तक धकेल सकती है। इसके बाद एक और विकास हुआ और माइकल को लगभग यकीन था कि यह रैंक 2 के मध्य चरणों तक पहुंच जाएगा। यदि वह इस प्रक्रिया को दोहराता है और प्राणी को फिर से विकसित करता है, तो यह संभावित रूप से उसे रैंक 2 के शिखर तक पहुंचा सकता है। माइकल को यह महसूस होने लगा था कि वह अपनी प्रतिभा का अप्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अभी भी सीख रहा था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अपनी अगली पसंदीदा किताब खोजे। ये स्वाभाविक ही था कि उसे इसकी पूरी क्षमता को समझने में समय लगेगा। कम से कम ये तरीका लकी को विकसित करने की कोशिश करने की तुलना में कहीं अधिक किफायती प्रतीत होता था, जिसके लिए चौंका देने वाले 625 विकास अंक की आवश्यकता होती थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी रकम जमा करने में कितना समय लगेगा। अगर मुझे अपने किसी मानव मरे हुए प्राणी को विकसित करने की कोशिश करने पर कोई बदलाव नहीं दिखता है, क्योंकि मैं कुछ ही घंटों में 100 विकास अंक प्राप्त कर लूंगा, तो मैं इसके बजाय इस विधि का परीक्षण करूंगा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। बहुत सारी संभावनाएं थीं, लेकिन विकास के बिंदुओं की हमेशा कमी रहती थी। काश मेरे पास ऐसे खजाने होते जिनसे मेरी आत्मा की गुणवत्ता बढ़ जाती। ऐसा कहा जाता था कि पदोन्नति से बड़े बदलाव आते हैं और रैंक 2 से आगे हर उपलब्धि पिछली उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जब मैं अगली बार फोरम पर आऊंगा तो रैंक 2 में हुए बदलावों के बारे में पोस्ट देखूंगा। भले ही सदस्य स्तर की पाबंदियों के कारण मुझे अधूरी जानकारी ही मिले, कुछ न मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। अगर मुझे नेक्रोमेंसिस के बारे में विशेष जानकारी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। हालांकि वह अभी नौसिखिया ही था, अनुभव धीरे धीरे उसे एक बेहतर इंसान बना रहा था। माइकल ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और अगले कुछ घंटों के लिए अपनी योजना बनाई। योजना पूरी होने पर उसने महसूस किया कि अब वास्तविक दुनिया में लौटने का समय आ गया है। यहाँ उसके पास इंतजार करने के अलावा और कुछ करने को नहीं था, जिसे वह समय की बर्बादी मानता था। अपने बगल में 2 मरे हुए ओर्क्स को बुलाकर माइकल ने अपनी चेतना को ऑरोरा में अपने मूल शरीर से पुनः जोड़ लिया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में खुली। सुबह हो चुकी है, माइकल ने कहा। वह आधी रात को उत्पत्ति की भूमि पर पहुंचा था और पिछले कई घंटों में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद यह स्वाभाविक ही था कि लगभग 4 घंटे आगे होने के कारण अरोरा के अंधेरे आसमान में रोशनी होने लगी थी। खुली खिड़की से धीरे धीरे उज्ज्वल होते क्षितिज को देखते हुए माइकल ने अपने कमरे में मौजूद मरे हुओं को वापस पाताल लोक में भेज दिया। वह उठा और खिड़की की ओर बढ़ा, बाहर के दृश्य को निहारने लगा। वातावरण में छाई खामोशी को देखकर मानो कोई इसे शांति और सुकून समझ बैठे। लेकिन बाहर ढह चुकी इमारतों और बर्बाद सड़कों को देखकर माइकल को बीते दिन की घटनाएं याद आ गईं। ऊर्जावान महसूस करते हुए और निष्क्रिय बैठे रहने की अनिच्छा से प्रेरित होकर माइकल ने अपने विकल्पों पर विचार किया। उन्होंने आज सुपर एसोसिएशन में ब्रांड से बात करने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी बहुत जल्दी थी। सुबह के समय जाना कोई समस्या नहीं थी। उनका इरादा जल्द से जल्द जाने का था, क्योंकि उन्हें मूल देश में कुछ काम निपटाने थे। लेकिन 7 बजे के कुछ देर बाद पहुंचने और 8, 9 या 10 बजे पहुंचने में फर्क था। दरअसल उसे इस बात का भी यकीन नहीं था कि वह ब्रांड को 10 बजे भी पकड़ पाएगा। उससे पहले की तो बात ही छोड़िए। खाली बैठने की इच्छा न होने के कारण उसने तुरंत अपनी कुछ ऊर्जा खर्च करने का तरीका सोच लिया। अपनी खिड़की पूरी तरह खोलकर माइकल अपने अपार्टमेंट से बाहर कूद गया और चुपचाप उतरने के लिए उसने अपने कदमों को नियंत्रित किया। जमीन पर उतरते ही उसने पीछे मुड़कर अपने अपार्टमेंट पर नजर डाली। उसके कुछ मृत सैनिक इलाके में गश्त कर रहे थे, लेकिन उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नीचे झुककर उसने अपने पैरों में ताकत जुटाई और खुद को ऊपर की ओर धकेला और आसानी से अपनी इमारत की छत पर उतर गया। अगर किसी बच्चे ने उसे देखा होता तो शायद वह उत्साह से उंगली उठाकर चिल्लाता, मम्मी देखो, ये सुपरमैन है। छत पर पहुंचकर माइकल ने अपने आसपास का एक संक्षिप्त अवलोकन किया और फिर एक कंक्रीट की संरचना पर बैठ गया जो एक बक्से जैसी दिखती थी। उसने अपना फोन निकाला, जिसे वह अपने कमरे से निकलने से पहले ले गया था। पहले तो उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार आया। किसी कारणवश उसे पिछले कुछ घंटों में मिले जादूगरों की याद आने लगी। हालांकि उनकी शक्तियों में काफी अंतर था, फिर भी मानव जादूगर और जादूगरनी लियान दोनों ने अपने अपने तरीके से जादूगरों की पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था।
भाला चलाने का प्रशिक्षण किसी भी समय किया जा सकता है। अपनी जागृति के लगभग एक सप्ताह बाद पहली बार माइकल को वास्तव में साधना के तरीकों को आजमाने में रुचि महसूस हुई। उसने अपना फोन निकाला और पंजीकरण के बाद एसोसिएशन से प्राप्त पहले ईमेल में से एक को खोला। एक शूरवीर और एक जादूगर की साधना विधियां। ऑरोरा में 2 सबसे लोकप्रिय अलौकिक पेशे। लेखक का नोट। 2 अध्याय फिर से हम वापस आ गए हैं। मैं हमेशा की तरह अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से पर्दे के पीछे और काम करूंगा। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद और हम 200 अध्यायों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरोरा में खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थीं, नाइट और मेज की साधना प्रणालियां। इन दोनों के अंतर्गत कई भिन्नताएं मौजूद थीं। सरल शब्दों में कहें तो नाइट पथ मुख्य रूप से अलौकिक शक्ति के भौतिक पहलू पर केंद्रित था, जबकि मेज पथ अधिक रहस्यमय और ऊर्जा आधारित था। अधिक जानकारी के लिए माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर जाएं। एक सर्वमान्य कहावत थी, सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। ये बात अलौकिक जगत पर भी लागू होती थी। राजा रैंक के स्तर पर शूरवीरों और जादूगरों दोनों के पास समान साधन थे, केवल कौशल में कुछ ही भिन्नताएं थीं। एक किंग रैंक नाइट का शरीर अधिक मजबूत होता है, जबकि एक किंग रैंक मेज शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद कहीं अधिक ऊर्जा भंडार रखता है। इसका मतलब यह नहीं था कि एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत था, दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। मेज सिस्टम का तरीका वाकई अलग है। माइकल जिस नाइट सिस्टम से अधिक परिचित था, उसकी तुलना में मेज सिस्टम उसके लिए कुछ हद तक अस्पष्ट बना रहा, भले ही उसका स्वयं का क्लास जादू पर आधारित था। प्रशिक्षु चरण। पहला स्थान। एक नाइट के लिए साधना की शुरुआत सांस लेने की तकनीकों के माध्यम से शरीर में निष्क्रिय रूप से माना ऊर्जा संचित करने से होती है। चूंकि इस स्तर पर उनके पास इस रहस्यमय ऊर्जा को सीधे नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने जीवन बीज को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये जीवन बीज हृदय क्षेत्र में बना और इसके निर्माण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शरीर मजबूत हुआ। आधिकारिक तौर पर नाइट बनने से पहले नाइट की श्वास तकनीक के बाद की जाने वाली गतिविधियां और प्रशिक्षण विधियां उनकी माना शक्ति को निर्देशित करने में बहुत कम सहायक होती थीं। हालांकि एक बार जीवन बीज स्थापित हो जाने के बाद यह मस्तिष्क की तरह एक अलौकिक अंग के रूप में कार्य करता है, जो सभी जादुई चीजों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस बिंदु पर पहले अप्रभावी रहने वाली गतिविधियां अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी, जिससे जीवन बीज के मार्गदर्शन के माध्यम से संचित माना को सक्रिय करके EQ पॉइंट्स को खोलने में मदद मिली। EQ पॉइंट्स शरीर की प्राकृतिक सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। एक नाइट जितने अधिक EQ पॉइंट्स खोलता था, उतना ही अधिक माना वह अपने शरीर में खींच सकता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बर्तन अपनी क्षमता बढ़ाता है। शरीर में खुलने वाले EQ पॉइंट्स की संख्या, प्रकार और स्थान का सीधा प्रभाव एक नाइट की ताकत पर पड़ता था। कुछ शूरवीर अधिक बलवान थे, कुछ अधिक तेज थे और कुछ के शरीर अधिक लचीले थे। किसी नाइट द्वारा अपनाई जाने वाली श्वास तकनीक से ही उनकी मौलिक संबद्धता निर्धारित होती थी। अवेकना बनने के बाद माइकल को ये सब समझ में आ गया। अपनी आध्यात्मिक जागृति से पहले अलौकिक अवधारणाओं के बारे में उनका ज्ञान सीमित था। ये ऐसे विषय थे जिनकी उनके स्तर पर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। हालांकि जागृति आने और अलौकिक मंच तक पहुंच प्राप्त करने के बाद वह अक्सर शूरवीरों के बारे में पोस्ट देखता था, जिससे अनजाने में और जानबूझकर उसकी समझ गहरी होती गई। जीवन बीज ही एक शूरवीर की शक्ति का आधार था। यह एक प्रमुख कारण भी था कि कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति अवेकने के रूप में जागृत होने पर अपनी दूसरी श्रेणी के रूप में नाइट के रूप में जागृत हो सकते थे। इसकी कल्पना कीजिए, यदि आपके शरीर में कोई ऐसा अंग होता जो जन्म से ही आपके शरीर का हिस्सा रहा हो और शरीर की सीमाओं को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया हो, तो जागृति के बाद वह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि जागृत व्यक्ति आखिरकार बस स्तर बढ़ा सकते हैं और अधिक मजबूत होने के लिए आंकड़े आवंटित कर सकते हैं। एक जागृत व्यक्ति के रूप में आप एक साधारण व्यक्ति की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। हालांकि जागृति से पहले जीवन बीज रखने वालों के लिए EQ पॉइंट्स को अनलॉक करने की क्षमता बनी रही, जिससे वे अपनी जन्मजात शक्ति संचय पद्धति का उपयोग करते हुए एक जागृत व्यक्ति की तरह कार्य कर सकते थे। हालांकि यह पारंपरिक मार्ग से अलग था, फिर भी इससे काफी मजबूती प्राप्त हुई। यही कारण था कि अवेकना दोबारा लाइफ सीड को प्रज्वलित नहीं कर सके। यद्यपि उनके शरीर में EQ पॉइंट्स अभी भी मौजूद थे, लेकिन एक अवेकने की अब कोई परिभाषित शारीरिक या जादुई सीमा नहीं थी। इसके बजाय वे एक तरह से हमेशा के लिए अनौपचारिक प्रशिक्षु नाइट बन गए, जो अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निष्क्रिय रूप से माना को अवशोषित करने में सक्षम थे, लेकिन एक सच्चे नाइट की साधना की संरचित प्रक्रिया से गुजरने में असमर्थ थे। बिना किसी सीमा के जीवन बीज के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। जीवन बीज के बिना वे इन EQ पॉइंट्स के स्थान को भी महसूस नहीं कर सकते थे। यह एक नाइट की साधना प्रणाली थी। वे कैसे मजबूत होते थे और जागृति के बाद इसे द्वितीय श्रेणी के रूप में क्यों प्राप्त किया जा सकता था। फिर जादूगरों की साधना प्रणाली थी। बाद में माइकल को पता चला कि जादूगर शूरवीरों की तरह एक जागरण समारोह के दौरान प्राप्त की जाने वाली दूसरी श्रेणी भी हो सकते हैं। अंतर यह था कि हालांकि जादूगरों को जागृति से पहले जीवन बीज को प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास कुछ और था जो आगे ले जाया जा सकता था, एक स्वाभाविक रूप से खुला हुआ EQ पॉइंट। इसीलिए अक्सर कहा जाता था कि हर जादूगर एक उत्कृष्ट योद्धा बन सकता था। हालांकि ये दुर्लभ है, कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से माना शक्ति से युक्त पैदा होते हैं। उन्हें इसे नियंत्रित करने या महसूस करने के लिए उच्च पद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, उनका शरीर बचपन से ही सहज रूप से इसे ग्रहण करता है। इस निष्क्रिय साधना के माध्यम से कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों ने स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण EQ पॉइंट्स में से एक को खोल दिया, जिसकी एक एलीट नाइट रैंक 2 नाइट को कमांडर रैंक तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होती है। शूरवीरों के लिए यह EQ पॉइंट उन्हें सीधे माना के साथ बातचीत करने और यहां तक कि सच्चे जादूगरों की तरह मंत्रों का उच्चारण करने की अनुमति देता था।
हालांकि शूरवीरों के विपरीत जो पूरे शरीर में फैले हुए EQ पॉइंट्स को खोलते थे, एक जादूगर का परिभाषित EQ पॉइंट कहीं अधिक नाजुक जगह पर स्थित था, मस्तिष्क में। जादूगर स्वाभाविक रूप से अपने दिमाग में माना ऊर्जा जमा करते थे, लेकिन पर्याप्त मजबूत शरीर और अपने नाजुक आंतरिक अंगों को मजबूत करने के लिए बार बार किए जाने वाले उन्नयन के बिना ये दूसरों के लिए उनके मार्ग को कहीं अधिक खतरनाक बना देता था। नाइट कल्टीवेशन सिस्टम जितना लोकप्रिय होने के बावजूद मैच के रूप में शुरुआत करने वाले लोगों की संख्या अविश्वसनीय रूप से कम थी। तीसरे रैंक पर पहुंचने के बाद बहुत कम ही नाइट जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ते थे, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था अपनी मूल नींव को पूरी तरह से त्याग देना। जब तक कोई असाधारण कारण न हो, अधिकांश लोग ये बदलाव नहीं करेंगे। जादूगरों के पास अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा और लड़ने के कई तरीके थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शूरवीर कमजोर थे। शूरवीरों के पास तकनीकों की संख्या कम थी, लेकिन वे अपने आप में उतने ही दुर्जय थे। एक जादूगर को परिभाषित करने वाला EQ पॉइंट एक शूरवीर के विपरीत, जिसे प्रगति करने के लिए कई EQ पॉइंट खोलने पड़ते थे, केवल एक ही अद्वितीय EQ पॉइंट होता था। सभी EQ पॉइंट एक जैसे नहीं थे, कुछ तो केवल अलौकिक शक्तियों की मानक क्षमता को बढ़ाते थे, वहीं कुछ अन्य विशेष थे। इन्हें खोलने से मौलिक तत्वों के प्रति आकर्षण या मौलिक तत्वों को नियंत्रित करने जैसी क्षमताएं प्राप्त होती थीं। इन EQ पॉइंट्स को खोलना बेहद मुश्किल था। मैज अप्रेंटिस और रैंक 2 नाइट दोनों के लिए इस EQ पॉइंट को जागृत करने से उन्हें अपने चेतना सागर तक पहुंच प्राप्त होती थी, एक अद्वितीय आंतरिक क्षेत्र जिसे अक्सर चेतना का सागर या माना पूल कहा जाता था। नाइट्स के पास उनके लाइफ सीड के कारण माना भंडार होता था, लेकिन एक मेज का माना पूल ठीक वैसा ही होता था जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। जादूगरों को शूरवीरों पर जो लाभ प्राप्त था वह ये था कि वे एक ही प्रकार की क्षमता तक सीमित नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी आत्मीयताओं का उपयोग कर सकते थे, लेकिन नाइट साधना प्रणाली के विपरीत, जहां किसी की सांस लेने की विधि ज्यादातर एक निश्चित मौलिक मार्ग निर्धारित करती थी, शुद्ध जादूगर कई आत्मीयताओं के साथ बातचीत कर सकते थे जब तक कि उनका उनसे थोड़ा सा भी प्राकृतिक संबंध था। एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई जादूगर साधना प्रणाली ऐसी प्रणाली नहीं थी जिसे जादूगर बनने के उद्देश्य से बनाया गया हो। आखिरकार जादूगर या तो जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा होते थे या रैंक 3 पर पहुंचने के बाद इस प्रतिभा को अपना लेते थे। इसके बजाय एसोसिएशन ने जो प्रदान किया वह एक दृश्य विधि थी, चेतना के सागर में प्रवेश करने की एक तकनीक और अपने माना पूल का विस्तार करने के लिए उसमें माना को आकर्षित करने की विधि। यह एक और कारण से जुड़ा हुआ था जिसके चलते अवेकनर को विशेष व्यक्ति माना जाता था। विशेष EQ पॉइंट को खोले बिना भी जिस क्षण व्यक्ति जागृत होता है, उसी क्षण से उसकी चेतना का सागर जागृत हो जाता है। यही कारण है कि सभी अवेकनर अपनी श्रेणी की परवाह किए बिना मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यह स्पष्ट था कि एसोसिएशन ने जागृति चाहने वालों को भेजे गए खेती संबंधी नियमावली में संशोधन किया था। आखिरकार अधिकांश पारंपरिक साधकों को इस जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे पढ़ते ही माइकल की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा मानो उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई हो। अचानक कई बातें समझ में आने लगीं। थोड़ा और पढ़ने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव थे। चेतना का सागर एक जादुई क्षेत्र है जहां एक जादूगर या रैंक 3 का नाइट बाहरी दुनिया से माना को अवशोषित कर सकता है और मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। इस स्थान पर जब तक किसी व्यक्ति का पद इसकी अनुमति देता है, वे स्पेल मॉडल संग्रहित कर सकते हैं, पूर्वनिर्मित मंत्र जिन्हें उच्चारण करने में समय नहीं लगता है। हालांकि यह विधि अत्यधिक ऊर्जा की खपत करती है और आसपास के वातावरण से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करके बाहरी रूप से मंत्रोच्चार करने की तुलना में भंडार को कहीं अधिक तेजी से समाप्त करती है। जैसे जैसे माइकल अपने विचारों को व्यवस्थित करता गया, उसकी आंखें और अधिक चमकने लगीं। क्या यही कारण है कि जागृत करने वालों को किसी कौशल को सक्रिय करने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता होती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी क्षमताएं वास्तव में हमारी चेतना के सागर के भीतर मौजूद हों? माइकल इस सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। आखिरकार उसे मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अभी भी हाथों की गतिविधियों की आवश्यकता थी, ईमेल में वर्णित तात्कालिक उच्चारण के विपरीत। शायद मेरे चेतना सागर में कोई स्पेल मॉडल मौजूद ही नहीं है। माइकल को याद आया कि अवेकनर कौशल प्रणाली कैसे काम करती थी, कैसे ये हमेशा उन्हें मार्गदर्शन देती हुई प्रतीत होती थी। ईमेल में वर्णित त्वरित जादू करने की विधि ने उन्हें खेलों में जादू के काम करने के तरीके की याद दिला दी। एक क्लिक करते ही मंत्र प्रकट हो गया। अपनी शंका के बारे में उत्सुक होने के कारण माइकल ने तुरंत अपने चेतना सागर की जांच करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने एक बार फिर अपना फोन निकाला, सुपर एसोसिएशन फोरम पर गया और कुछ ऐसा टाइप किया जिसे उसने पहले कभी नहीं खोजा था। क्या अवेकने के लिए कौशल और मंत्रों में कोई अंतर है? क्या अवेकनेस के लिए स्किल्स और स्पेल में कोई अंतर है? जब माइकल ने खोज परिणाम देखे तो उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसे अपने संदेह पर थोड़ा यकीन था। जैसा कि उम्मीद थी, यादृच्छिक रूप से टुकड़ों को इकट्ठा करने की तुलना में सीधे विशिष्ट ज्ञान की तलाश करना कहीं बेहतर है। यही एक कारण था कि वह अभी अकादमी को एक सार्थक लक्ष्य के रूप में देखता था, भले ही इस बात की काफी संभावना थी कि यह ठीक उसी तरह काम नहीं करती थी जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। कम से कम उनका मानना था कि इससे अलौकिक दुनिया के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी खामियों के बावजूद व्यवस्था को सही मायने में समझने के मामले में ये सार्वजनिक मंच से बेहतर ही था। कौशल किसी मंत्र मॉडल का बाहरी प्रतिनिधित्व होते हैं। पारंपरिक जादूगरों के लिए इसका अर्थ है एक ऐसा मंत्र मॉडल जो उनकी चेतना के सागर में अंकित नहीं होता। दूसरी ओर मंत्र जादूगरों के मूल मंत्र होते हैं, वे मंत्र जो उनकी चेतना के सागर में अंकित होते हैं और जिन्हें प्रयोग करने में समय नहीं लगता। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई जागृत करने वाला सफलतापूर्वक किसी मंत्र का मॉडल अंकित करता है तो उसके पैनल में एक नया खंड दिखाई देता है। हालांकि कौशलों के विपरीत इन मंत्रों की निपुणता को जागृत करने वाले की शक्ति से कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। इनकी शक्ति मुख्य रूप से मंत्र मॉडल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक जादूगरों के साथ होता है।
माइकल हमेशा से यही मानता था कि कौशल और मंत्र एक ही चीज है। एक तरह से देखा जाए तो वह गलत नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह सही भी नहीं था। और अधिक पढ़ने के बाद उन्होंने अंततः किसी एक को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी। दोनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां थीं। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपना रोमांच जारी रखें। एक तो कौशल एक जागृत व्यक्ति के आंकड़ों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे वे उनके समग्र विकास के साथ बेहतर हो सकते हैं। हालांकि मंत्र पूरी तरह से मंत्र मॉडल की गुणवत्ता और मंत्र प्रयोगकर्ता के माना के गुणों पर निर्भर थे। फिर कौशल की तुलना में मंत्रों का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें तुरंत प्रयोग किया जा सकता था। माइकल जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि चेतना के सागर में अंकित मंत्र जागृत लोगों और पारंपरिक जादूगरों दोनों के लिए तुरुप के पत्ते की तरह काम करते हैं। हालांकि जादू करने की मुख्य विधि में अभी भी जादू करने वाले की माना ऊर्जा का उपयोग करके आसपास की वायुमंडलीय माना ऊर्जा की थोड़ी सहायता से मंत्र मॉडल बनाना शामिल था, जिन्हें आमतौर पर जादुई घेरे के रूप में जाना जाता है। माइकल जितना ज्यादा पढ़ता था, उतना ही ज्यादा उसे समझ आता था। अंततः जब उसे लगा कि उसने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसने उत्सुकतापूर्वक अपना फोन एक तरफ रख दिया। ये समय था, अब उनके चेतना सागर का अध्ययन करने का समय आ गया है। माइकल ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर एसोसिएशन द्वारा भेजी गई जादूगर ध्यान तकनीक में वर्णित कल्पना विधि का पालन करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। पहले तो कुछ नहीं था, बस उसके अपने विचारों की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके भीतर से एक अजीब सी प्रेरणा उभरने लगी। कुछ हलचल हुई, उसकी चेतना मानो बह रही हो, किसी अदृश्य गहराई में डूब रही हो। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो वह अंतहीन जल में गोता लगा रहा हो, फिर भी वह डूब नहीं रहा था। और तब उसने इसे देखा। उसके सामने एक विशाल अंधेरा अंतरिक्ष फैला हुआ था, जिसकी सतह तरल तारों की रोशनी की तरह लहरदार थी। क्या यही मेरी चेतना का सागर है? माइकल विस्मय की भावना से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। चेतना के सागर को अलौकिक सत्ता का सार कहा जाता था। इसके जरिए आप ये जान सकते थे कि किसी व्यक्ति में कौन कौन से तत्व हैं, इत्यादि। माइकल की कम सदस्यता संख्या के कारण उसने ऐसी चीजें भी देखी होंगी, जैसे कि कानूनों को चेतना के सागर में अंकित किया जा सकता है। हालांकि अगर उसने कानूनों जैसी कोई चीज देखी भी और उसमें उसकी दिलचस्पी भी जागी, तो भी अगर उसे अधिक जानकारी तक पहुंच नहीं दी गई, तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह क्या थी। मेरी चेतना का सागर अंधकार से भरा है, और ओह, मैं जिस पर खड़ा हूं वह अजीब सा ठोस तरल है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझमें अंधकार और जल का तत्व है? माइकल को पक्का पता नहीं था। फोरम में और एसोसिएशन द्वारा भेजी गई ध्यान तकनीक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के लिए अपनी आत्मीयता का उचित और सटीक परीक्षण करना बेहतर होता है। महज इसलिए कि उसने अपने चेतना सागर में तरल पदार्थ देखा, इसका मतलब यह नहीं था कि यह पानी के प्रति लगाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह बस वही हो सकता है। इस तरह के मामले दुर्लभ नहीं थे। जिन दो तत्वों के बारे में उसे संदेह था कि वह उसके अंदर मौजूद है, उनमें से माइकल अंधेरे के प्रति अधिक इच्छुक था, या यूं कहें कि वह जानता था कि उसका अंधेरे के साथ एक विशेष लगाव था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह शुरू से ही मरे हुए लोगों पर जादू नहीं कर पाता। अवेकना होने के नाते सैद्धांतिक रूप से अन्य वर्गों के मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसे समय भी होते हैं जब कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। ये भी एक सीमा के रूप में काम करता था। उदाहरण के लिए, आप जल के जादूगर हो सकते हैं और उपचार जादू का उपयोग करने की क्षमता रखते हो, लेकिन फिर भी प्रकाश तत्व उपचार जादू का उपयोग करने में असमर्थ हो। या फिर आप फायर मेज की तरह फायरबॉल नहीं फेंक सकते, लेकिन शारीरिक कौशल के लिए आप पुजारी के रूप में बरसिक का उपयोग करने में भी सक्षम हो सकते हैं। अवेकना सिस्टम में भी संगतता एक महत्वपूर्ण पहलू था। माइकल ने चेतना के सागर में अपनी आकृति को देखने के लिए मुड़ा। वह खाली अंधेरे अंतरिक्ष में तैरती हुई नीले रंग की एक आकृति की तरह दिख रहा था। अपने ऊर्जा स्वरूप पर एक नजर डालने के बाद माइकल ने अपना ध्यान वापस अपने चेतना सागर पर केंद्रित कर लिया। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ कोई स्पेल मॉडल नहीं है। माइकल को इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन वह इस मुद्दे को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। अपना फोन एक तरफ रखने से पहले वह सुपर ऑनलाइन स्टोर पर यह देखने गया कि क्या मंत्र मॉडल के ब्लूप्रिंट खरीदना संभव है, और उसने देखा कि वह खरीद सकता है। हालांकि वे अधिकतर साधारण थे, फिर भी कुछ तो थे ही। आखिरकार फोरम में केवल शूरवीर या जागृतिवादी ही नहीं थे, वहां जादूगरों के प्रशिक्षु भी थे, और इसके अलावा संसाधनों और जानकारी की भी आवश्यकता थी। हालांकि माइकल इस जगह को स्पेल मॉडल से भरना चाहता था, लेकिन वह अपने माना पूल को बढ़ाने के लिए ध्यान विधि को आजमाना चाहता था। एसोसिएशन द्वारा दी गई तकनीक एक ऐसी ध्यान तकनीक थी जिसमें किसी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि इससे चेतना के सागर में माना का भंडार धीरे धीरे बढ़ता था, जिससे वह मजबूत और विस्तृत होता था, लेकिन यह किसी भी प्रकार की आत्मीयता वाले किसी भी जादूगर के लिए शुरुआत करने या उपयोग करने का एक स्थिर तरीका था। बाहरी दुनिया में और चेतना के सागर में माइकल पद्मासन में बैठ गया और ध्यान तकनीक का उपयोग करने लगा। जैसे जैसे माइकल ध्यान में और अधिक गहराई तक उतरता गया, उसने ध्यान तकनीक में उल्लिखित श्वास लेने के तरीके का पालन किया। धीरे धीरे सांस अंदर ले, धीरे धीरे सांस छोड़े। उसने बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया और अपना पूरा ध्यान चेतना के सागर में विलीन होने दिया। पहले तो कुछ भी नहीं था, बस वही अंधेरा और उसके नीचे अजीब तरह से ठोस तरल पदार्थ। फिर कुछ बदल गया, एक सूक्ष्म खिंचाव। माइकल को इसे समझने का मुश्किल से ही समय मिला था कि बाहरी दुनिया से ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित होने लगी। इसका कोई रंग नहीं था, कोई फॉर्म नहीं, एक निराकार भारहीन शक्ति जो धीरे धीरे उसकी चेतना के सागर में समा गई। यह अनुभूति ताजगी भरी थी, जैसे किसी घुटन भरे कमरे में बहुत देर तक रहने के बाद ठंडी ताजी हवा में गहरी सांस लेना। यह बहुत तीव्र या जबरदस्त नहीं था, लेकिन अवशोषण की गति उनकी अपेक्षा से थोड़ी तेज थी।
अगर इस रूप में माइकल की आंखें होती तो वे हल्के आश्चर्य से चौड़ी हो जाती। ये अलग है, उसने सोचा। इस तकनीक में माना ऊर्जा के क्रमिक सेवन का वर्णन किया गया था, फिर भी उसका शरीर स्वाभाविक रूप से इसे थोड़ी तेज गति से ग्रहण कर रहा था। ये सहज और स्वाभाविक लगा। जैसे ही माना उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गया, उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन का एहसास हुआ, जैसे एक शांत तालाब में लहर फैल रही हो। उसकी चेतना का सागर थोड़ा अधिक स्थिर हो गया। माइकल ने लय के साथ तालमेल बिठाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ी। साथ ही गति में यह अंतर, यह ध्यान तकनीक में लिखे गए समय से थोड़ा तेज लगा। क्या यह मेरी ताकत की वजह से है? माइकल को लगा कि यही एकमात्र कारण हो सकता है। जब उसने कुछ क्षणों के लिए वास्तविक दुनिया में अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक पैनल प्रकट हुआ। ग्रेटर देन आपने बिना गुण वाली मन साधना तकनीक सीख ली है। बिना विशेषता वाली मन संवर्धन तकनीक में बुनियादी महारत दक्षता 1.23%। चेतना के सागर तक पहुंचने, उसे मजबूत करने, मंत्रों के मॉडल बनाने और माना शक्ति बढ़ाने की एक तकनीक। बुनियादी दक्षता के स्तर पर सीखने की गति सामान्य होती है। क्या मेरे पास कोई हुनर है? माइकल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह शांत हो गया। ये बात समझ में आती है। इसके बाद मुझे अपनी शूरवीर वाली सांस लेने की तकनीक को फिर से आजमाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जादू करना जारी रखेगा या नहीं, ये कौशल होना ही अच्छी बात थी। कुछ विचार उसके मन में कौंधे और वह साधना में वापस लौट गया। उसने अभी अभी अपनी बुद्धिमत्ता का आंकड़ा जांचा था और उसे कोई अंतर नहीं दिखा। इसलिए उन्होंने थोड़ा और खेती करने का फैसला किया और ये देखने का फैसला किया कि इसके परिणाम दिखने में कितना समय लगेगा। अगर इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता तो वह अपने चेतना सागर में एक मंत्र का मॉडल उकेरने का प्रयास करने लगता। जो भी हो, आखिरकार वह एक पारंपरिक जादूगर नहीं था। उसकी माना शक्ति का भंडार काफी बड़ा था। माइकल को यही लगा, लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वही ये था कि चेतना के सागर में ऊर्जा को आकर्षित करने के आनंद में वह समय का ध्यान ही खो देगा। सूर्य की पहली किरण दुनिया पर पड़ने और उसके बाद एक सूचना की घंटी बजने के बाद ही माइकल आखिरकार अपनी साधना की अवस्था से बाहर निकला। सबसे पहले उसकी नजर एक पैनल पर पड़ी। ग्रेटर देन आपकी बुद्धिमत्ता में 0.0001 अंक की वृद्धि हुई है। आपकी बुद्धिमत्ता में 0.0001 अंकों की वृद्धि हुई है। सामने दिख रहे नोटिफिकेशन पैनल को घूरते हुए माइकल के होठों के किनारे हल्के से फड़क उठे। उसने अपनी स्थिति की जांच करने के लिए मोड़ा, लेकिन पैनल ने न तो वेतन वृद्धि को दर्ज करने की जहमत उठाई और न ही ऐसी किसी वृद्धि का कोई संकेत दिखाया। यह स्पष्ट था, यह वृद्धि बेहद कम थी। मुझे पता है कि यह एक श्रेणीहीन ध्यान तकनीक है, लेकिन क्या यह वृद्धि बहुत कम नहीं है? माइकल दुविधा में था। वह इस बात से खुश था कि साधना से वाकई में शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद मिली थी, लेकिन यह वृद्धि इतनी कम थी कि उसे दर्द से लगभग आंसू आ गए। जिस प्रकार मंत्रों के प्रकारों को उनकी शक्ति और विशिष्टता दर्शाने वाले पद होते थे, उसी प्रकार ध्यान तकनीकों के भी पद होते थे। सभी पदों में से एक विशेष पद ऐसा था जिसका कोई पद नहीं था, जिसका अर्थ या तो ये था कि वह पद के योग्य नहीं थी या फिर उसका उपयोग सभी पदों पर किया जा सकता था। यह स्पष्ट था कि संस्था द्वारा दी गई ध्यान तकनीक इन दोनों में से किस संस्था से संबंधित थी। मुझे पता था कि वह संगठन लालची लोगों का समूह है। उसे शुरू से ही यह समझ जाना चाहिए था। चूंकि ध्यान तकनीक के विवरण में पद का उल्लेख नहीं था, इसलिए माइकल ने सोचा था कि यह एक पदरहित तकनीक है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह सबसे खराब किस्म की तकनीक होगी। उसने सोचा था कि जादू के मामले में उसे केवल मंत्रों के मॉडल ही खरीदने की जरूरत है। अब ऐसा लग रहा था कि उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक खरीदना भी कार्यसूची में शामिल करना आवश्यक है। मेरी सदस्यता के स्तर को देखते हुए सुपर एसोसिएशन से इसे प्राप्त करने की उम्मीद में भूल ही जाऊं तो कम से कम रैंक 2 तक तो नहीं। लेकिन रैंक 2 तक पहुंचने के बाद भी मेरी माना शक्ति लगातार बढ़ती रहेगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मास्टर रैंक और ऑरा कल्टीवेशन सिस्टम में रैंक 4 की कोई तकनीक भी मेरी माना शक्ति को स्थिर और थोड़ी तेज गति से बढ़ा पाएगी। जहां तक किन रैंक की ध्यान तकनीक प्राप्त करने की बात है, माइकल ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वह जानता था कि द्वितीय श्रेणी में पहुंचने के बाद अगली श्रेणी तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, इसलिए उस समय साधना उसके लिए बहुत उपयोगी होगी। केवल 5वीं श्रेणी की ध्यान तकनीक ही उसे वह तीव्र गति प्रदान कर सकती थी जिसकी उसने कल्पना की थी। हालांकि ये जानकर कि ध्यान करने से कम फायदा तो हो रहा है, माइकल का मूड अच्छा हो गया। भले ही बढ़ोतरी बहुत ज्यादा न हुई हो, लेकिन ध्यान से मिलने वाला सुकून और आनंद बहुत ही शानदार था। फिर भी इस अनुभव ने उन्हें अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स और ह्यूमन नेक्रोमेंसी के रूप में लेवल अप करने से मिलने वाली स्टेट वृद्धि को और भी अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया। ये जानते हुए कि अब खेती करना उचित नहीं है, माइकल ने खेती बंद कर दी। उसे और भी कई काम करने थे। एक व्यक्ति ब्रांड से मिलने जा रहा था ताकि वह कोई जानकारी जुटा सके, और दूसरा व्यक्ति मूल देश में मामलों को संभाल रहा था। हालांकि खेती बाड़ी में अत्यधिक व्यस्त हो जाने के कारण एसोसिएशन की शाखा में जाने का कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। आंटी मिया के साथ घर से बाहर जाने के बारे में चर्चा करने पर भी यही बात लागू होती थी। हालांकि माइकल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह अपने कमरे में लौटेगा तो संयोगवश आंटी मिया उसके दरवाजे पर दस्तक देंगी और उससे बातचीत करना चाहेंगी। बातचीत सरल और संक्षिप्त थी। शायद इसका कारण ये था कि आंटी मिया को लगा कि माइकल को कुछ करने की जल्दी है। वह संभावित आवास स्थलों पर चर्चा करने आई थी और जानना चाहती थी कि माइकल की कोई विशेष आवश्यकताएं हैं या नहीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। माइकल ने अपनी राय देने में बहुत खुशी महसूस की। उन्हें न केवल आंटी मिया पर भरोसा था, बल्कि चुन उपलब्ध विकल्पों में से चुनाव करने का काम अभी भी उन्हीं को करना था, इसलिए बेहतर था कि शुरुआती चयन का काम उन्हीं जैसी किसी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाए। उनकी आवश्यकताएं काफी सरल थीं, बड़ा शहर, बड़ा घर इत्यादि।
अपनी बात कहने और आंटी मिया को कुछ शब्द कहकर विदा करने के बाद माइकल ने उत्साह से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने उस महिला मरे हुए प्राणी को बुलाया जिसे उसने उत्पत्ति की भूमि की अपनी पिछली यात्रा के दौरान बुलाया था। पहले जैसा ही आदेश देते हुए उसने साथ ही अपनी इंद्रियों का उपयोग करके घर में मौजूद अन्य 2 मृतकों की स्थिति का जायजा लिया। ये देखे बिना कि वे क्या कर रहे थे या पहले तरोताजा होने के बारे में सोचे बिना माइकल ने अपनी चेतना को उत्पत्ति की भूमि में स्थित अपने शरीर से जोड़ लिया। कुछ क्षण बाद हरी आंखों की एक जोड़ी खुली। यह अनुभव सहज था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आओ, माइकल ने अपने कमरे में मौजूद मृतकों को परलोक में भेजते हुए कहा। उसने अपनी इंद्रियों का उपयोग करके पहले ही यह जांच लिया था कि दरवाजे के उस पार क्या है। हालांकि वह शारीरिक रूप से यह नहीं देख सकता था कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन वह वहां खड़े व्यक्ति की जीवंतता और ऊर्जा को महसूस कर सकता था। वे साधारण थे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और नौकरानी के कपड़े पहने एक युवती कमरे में दाखिल हुई। सुप्रभात मेरे स्वामी। शुभ प्रभात। हालांकि उनके चेहरे पर अपेक्षाकृत कोई भाव नहीं था, फिर भी माइकल ने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर वह कुछ सेकंड भी देर से आता तो शायद वह नौकरानी की कॉल मिस कर देता। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती क्योंकि वह कुछ ही क्षणों बाद पहुंच जाता, लेकिन वह अनावश्यक रूप से अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उत्पत्ति की भूमि में अभी भी काफी अंधेरा था, इसलिए माइकल को लगभग यकीन था कि सुबह उसके दरवाजे पर यह पहली दस्तक थी, या कम से कम उसे ऐसी उम्मीद तो थी। औरोरा और उत्पत्ति की भूमि दोनों में एक साथ घूमने में असमर्थ होने की सीमा पर मन ही मन आह भरते हुए उसने नौकरानी की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। आपके विश्राम में खलल डालने के लिए क्षमा करें महाराज, लेकिन महापौर ने मुझे ये पता लगाने के लिए भेजा है कि क्या आप जल्द ही स्नान करना चाहेंगे ताकि मेरे सहयोगी और मैं आपकी सहायता कर सकें। जैसे ही नौकरानी ने अपना वाक्य समाप्त किया, माइकल को लगा कि उसने शायद गलत देखा था जब उसने उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी देखी। हालांकि उनका ध्यान किसी और चीज पर अधिक केंद्रित था। क्या आप मुझे नहाने में मदद करेंगे? कैसे? मैं आपके लिए पानी तैयार कर रही हूँ महाराज, दासी ने उत्तर दिया। अगर आपको गर्म पानी पसंद हो तो उबाल दूंगी, या अगर आपको ठंडा पानी पसंद हो तो बर्फ डाल दूंगी, या कृपया